चलिए बाबा, आज की क्लास चालू करते हैं। आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2, जो है इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। चैप्टर नंबर 2, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट की बात करता है। सर क्या समझने वाले हैं हम इस चैप्टर में, सुनिए। आपको इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा कि सर इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट करने का प्रोसीजर समझाऊंगा और एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर समझाऊंगा, बस। सर इंपोर्ट कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आ जाइए, देखिए, ये होता है इंपोर्ट प्रोसीजर, ये है पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ये तीन चार्ट इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। पहला चार्ट आपको बताता है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कौन से कस्टम एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल है, क्या सेक्शन क्या बोलता है। चलिए समझना शुरू करते हैं कि अगर इंडिया के बाहर से आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे सी रूट से कर रहे हो, चाहे एयर रूट से कर रहे हो, चाहे आप ट्रक के थ्रू मतलब लैंड रूट के थ्रू कर रहे हो, आपको हमेशा याद रखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है मन हुआ जैसे मन हुआ ले आए, नहीं, सेक्शंस एप्लीकेबल है। चलिए समझना शुरू करते हैं। आ जाइए इंपोर्ट प्रोसीजर में। ये यूएस का पोर्ट है। यूएस के पोर्ट में से अगर इंडियन पोर्ट पे आपको गुड्स लाने हैं तो सर मैं कैसे लेके आऊं गुड्स। आपको याद रखना है, आपको गुड्स लाने के लिए तीन तरीके होते हैं। या तो सर आप सी रूट से ले आओ वेसल के थ्रू, या फिर आप एयरक्राफ्ट के थ्रू ले आओ, या आप रेल के थ्रू ले आओ, या फिर कोई और कन्वेंस को यूज करके ले आओ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जब आप यूएस पोर्ट से समझ लीजिए इंडिया पोर्ट में गुड्स ला रहे हो, यूएस में हो सकता है यूएस से आने के समय मैक्सिमम इंपोर्ट वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू ही होता हो। अब सुनिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ शिप दिखाई दे रहा है। तो सर इसका मतलब ये है कि आप सर खाली सी वाला रूट से इंपोर्ट कैसे करना है वो सिखाओगे? नहीं बाबा, मैं आपको सी रूट का इंपोर्ट, एरोप्लेन के थ्रू इंपोर्ट कैसे करना है, सर रोड के थ्रू इंपोर्ट कैसे करना है, सारा एक साथ ही कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है सर। अब सुनिए, यूएस से अगर गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा पहला पहला एक सेक्शन आता है। समझ लीजिए कोई भी कंट्री से इंडिया में अगर आप गुड्स ला रहे हो, इंडिया में अगर गुड्स ला रहे हो तो पहला पहला एक सेक्शन आता है कि सर आप अगर आ रहे हो यूएस पोर्ट से, समझ लीजिए बाई शिप आ रहे हो, तो सर सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है चाहे शिप से आ रहे हो, चाहे एयरक्राफ्ट से आ रहे हो, या चाहे आप लैंड रूट के थ्रू आ रहे हो, आपको हमेशा आना है एक कस्टम पोर्ट पे। समझ लीजिए ये इंडिया है। इंडिया में क्या है, अगर एक शिप आ रही है इंडिया के बाहर से तो उसको एक कस्टम पोर्ट पे ही आना है। पहली पहली बार अगर आ रहे हो तो आपको एक कस्टम पोर्ट पे आना है। सर एक कस्टम पोर्ट क्या होता है? बाबा देखिए, पोर्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कस्टम पोर्ट, एक होता है दूसरा दूसरा छोटे छोटे पोर्ट जो अलग अलग बने होते हैं। सुनिए, आपको हमेशा पहली बार जब इंडिया आ रहे हो, मतलब पहला लैंडिंग एक शिप का, पहला कॉलिंग, मतलब एक शिप जब आती है तो उसको कॉलिंग बोलते हैं, लैंडिंग नहीं। कॉलिंग कहां होना चाहिए? एक कस्टम पोर्ट पे। कस्टम पोर्ट वो होता है जिसको सीबीआईसी ने नोटिफाई कर रखा है। सर समझ लीजिए अगर एरोप्लेन के थ्रू आ रहे हैं तो सर आपको एक कस्टम एयरपोर्ट पे ही आना है, कस्टम एयरपोर्ट पे ही आना है। ठीक है सर। अगर सर लैंड रूट से आ रहे हैं, अगर समझ लीजिए लैंड रूट से आ रहे हो तो बाउंड्री में, इंडिया की बाउंड्री में आप देखोगे एक लैंड कस्टम स्टेशन बना होता है। सबसे पहली पहली बार अगर आप आ रहे हो तो वहीं आना है। ठीक है सर। ये बोला है सेक्शन नंबर 29 कि अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहे हो, जहाज के थ्रू आ रहे हो, एरोप्लेन के थ्रू आ रहे हो, या लैंड रूट के थ्रू आ रहे हो, तो लैंडिंग इन केस ऑफ एरोप्लेन, कॉलिंग इन केस ऑफ शिप, सर एट द कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन ही होना चाहिए। सर ऐसा नहीं है कि आ रहे हो मन किया इधर से इधर चले जाऊंगा। बाबा याद रखिएगा, अगर आप इधर चले गए जो एक कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट नहीं है तो सर आपकी एक्टिविटी को स्मगलिंग बोलेंगे और आप बन जाओगे बेटा स्मगलर। सारे गुड्स आपके लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो तो आपको आना है एट ए कस्टम पोर्ट, आना है एट ए कस्टम एयरपोर्ट, या अगर लैंड का मामला है तो लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर समझ लीजिए मैं तो इंडिया के बाहर से आ रहा था, आते आते
ये यहाँ पे समझ लीजिए गुजरात आ गया। आते आते सर क्या हुआ, मेरे जहाज में सर फायर लग गया, आग लग गई, फायर आग लग गई नाव में। अब मैं क्या करूं सर, अब मैं क्या ऐसे इंतजार करूं कि मुंबई कस्टम पोर्ट ही जाना है या जो नजदीकी एरिया है वहां जा सकता हूं। याद रखिएगा एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि आ रहे हो तो सर लैंड कस्टम स्टेशन, लैंड आपको आना है लैंड कस्टम स्टेशन, बेसिकली लैंड कस्टम स्टेशन पे आना है या कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट पे ही आना है। लेकिन सर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट, समझ लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर सर स्ट्रेस ऑफ वेदर है, वेदर बहुत खराब है या फिर कोई अनअवॉइडेबल कॉज है, तो सर आप कस्टम पोर्ट पे नहीं आके कोई और पोर्ट पे भी जा सकते हो। नजदीकी जहां नजदीक है वहां जाइए, क्या डूब के थोड़ी मर जाओगे। तो सर आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन सर जैसे ही यहां पहुंच गए, समझ लीजिए आप यहां चले गए थे, अब यहां जैसे ही आप पहुंच गए तो क्या होता है, ये जो शिप होता है, शिप के केस में आपको याद रखना पड़ेगा जो शिप का पर्सन इंचार्ज होता है वो उसको बोलते हैं मास्टर, मास्टर ऑफ द शिप पर्सन इंचार्ज होता है। अगर एरोप्लेन से आ रहे हो तो सर पायलट, पायलट पर्सन इंचार्ज होता है। अगर लैंड रूट के थ्रू आ रहे हो, ट्रक के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तो हमेशा आपको याद रखना है कौन होता है पर्सन इंचार्ज। शिप के थ्रू आ रहे हो तो मास्टर, अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहे हो तो कमांडर या पायलट, रेल के थ्रू आ रहे हो तो कंडक्टर या गार्ड, या फिर सर कन्वेंस के थ्रू अगर आ रहे हो तो ड्राइवर होता है पर्सन इंचार्ज। याद रखिएगा। अब जैसे ही आप दूसरे जगह में चले गए जो एक कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट नहीं है, तो सर आपको ध्यान रखना है कि सर समझ लीजिए आप प्लेन से आ रहे थे, कस्टम एयरपोर्ट तो बहुत दूर था सर, ये तो तब तक प्लेन गिर जाएगा, तो आप कहीं और चले जाइए। लेकिन जैसे ही आप कहीं और जाते हो तो आपको नजदीकी कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि सर मैं कस्टम पोर्ट पे नहीं आया, ये रीजन था। ठीक है सर, आपको नजदीकी कस्टम ऑफिसर को बताना है। देखिए यहां बताया हुआ है पर्सन इंचार्ज शैल इमीडिएटली रिपोर्ट टू द नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। समझ लीजिए कोई नजदीक में कस्टम ऑफिसर नहीं है तो जो पुलिस स्टेशन है थाने के ऑफिसर को बता देना। ठीक है सर, और जैसे ही आप समझ लीजिए यहां पहुंच गए, अब ऐसा नहीं है कि आप सबको बोल रहे हो बेटा एक काम करो अपना सामान लो घर जाओ, सामान सारा शिप से उतारो और घर चले जाओ। नहीं, आपको किसी को भी इमीडिएट विसिनिटी, ये जो शिप है इसके एकदम इमीडिएट विसिनिटी से कहीं जाने नहीं देना है। सबको बोलना है बेटा यहीं बैठो, शिप के नजदीक में ही बैठो और कोई भी सामान वगैरह का अनलोडिंग करने नहीं देना है। यू शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिसर, मतलब जब तक आपको ये कस्टम ऑफिसर अलाउ नहीं करे तब तक आपको अनलोड नहीं करने देना है गुड्स, या फिर किसी को भी जाने नहीं देना है। लेकिन समझ लीजिए बेटा शिप में लगा हुआ है फायर और फायर में सारे गुड्स जल जाएंगे, लोग अगर नजदीक रहेंगे तो लोगों को हेल्थ को इश्यू हो सकता है, तो बेटा उस केस में तो कोई बात नहीं, वो सामान ले और भाग। ठीक है सर, यही बोला गया है इफ नेसेसरी फॉर रीजन of health, safety, preservation of life, property, then nothing shall prohibit departure of crew, passenger and removal of goods. शिप में लगा हुआ है फायर, आप बोल रहे हो नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, बेटा ऐसा नहीं होता। अब तो अगर शिप में लगा हुआ है फायर जिसके कारण हो सकता है जान माल को हानि हो सके, तो सर आप एक काम कीजिए, जान बचाओ, भागो, सामान लो और भाग जाओ। यही बोला हुआ है सेक्शन नंबर 29 में। तो जब आप कहीं इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, सर हमेशा याद रखिएगा अगर आप शिप से आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट पे आइए, एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो कस्टम एयरपोर्ट पे, अगर लैंड रूट से आ रहे हो तो लैंड कस्टम स्टेशन पे आइए। सर समझ लीजिए मैं तो आना चाहता था लेकिन वेदर इतना खराब हो गया कि सर कहीं और जाना पड़ा, या फिर सर समझ लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया था शिप के ऊपर, एयरक्राफ्ट फायर में था, तो बेटा उस केस में कोई बात नहीं, कोई अलग जगह, माइट बी इट इज नॉट ए कस्टम पोर्ट, इट इज नॉट ए कस्टम एयरपोर्ट, इट इज नॉट ए लैंड कस्टम स्टेशन, कोई बात नहीं, वहां दूसरी जगह चली जाइए। लेकिन नजदीकी कस्टम ऑफिसर को बताइएगा, वो उसको बताइएगा। अगर नजदीकी कस्टम ऑफिसर नहीं है तो आप पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को बताइएगा कि सर मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं यहां आ गया हूं। ठीक है, और जब तक आपको कस्टम ऑफिसर अलाउ नहीं करे तब तक आप किसी को जाने मत देना, सामान भी वहीं
शिप में ही रहने देना, अनलोडिंग वगैरह नहीं करने देना। लेकिन समझ लीजिए ऐसा है कि सर एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है फायर और आप बोल रहे हो एयरक्राफ्ट के नजदीक ही रहो, भागना नहीं है, जाना नहीं है। ऐसा नहीं होता बाबा। अगर समझ लीजिए शिप में लगा हुआ है फायर, एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है फायर या ट्रक में फायर है, तो बेटा सामान ले और भाग। यही बोला गया है सेक्शन नंबर 29 में। क्या ये सेक्शन नंबर 29 क्लियर है आपको? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, सेक्शन नंबर 29 क्लियर है। अब सुनिए, जब आप आ रहे हो, पहला पहला सेक्शन क्या बोलता है? अगर इंडिया से बाहर अगर आप आ रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, तो पहला पहला लैंडिंग कॉलिंग शुड ऑलवेज बी एट ए कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया है जब आप आ रहे हो ना, तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, सर पर्सन इंचार्ज कौन होता है? मैंने आपको बताया है, शिप का केस में मास्टर इंचार्ज होता है। एयरक्राफ्ट से अगर गुड्स आ रहे हैं तो एयरक्राफ्ट के केस में कमांडर या पायलट होता है पर्सन इंचार्ज। रेल के केस में अगर समझ लीजिए पाकिस्तान से गुड्स आ रहे हैं तो रेल के केस में तो कंडक्टर या गार्ड होता है पैसेंजर इंचार्ज, सर पर्सन इंचार्ज। उसके बाद एनी अदर कन्वेंस, ट्रक से अगर आ रहा है तो ड्राइवर होता है पर्सन इंचार्ज। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब हमेशा याद रखिएगा, ये जो पर्सन इंचार्ज होता है, ये जब भी आ रहा होता है, जब भी आ रहा होता है तो जो कस्टम ऑफिसर होता है ना, जहां ये आ रहा है उसको बता देता है कि सर मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि आ गए सरप्राइज, मैं तो सामान लेके आ गया, इतना सारे कंटेनर लेके आ गया। ऑफिसर बोलेगा क्या सर पे रखूं, जगह कहां है मेरे पोर्ट पे? तो इसीलिए हमेशा बोला हुआ है जब भी आप इंडिया आ रहे हो तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा एक अराइवल मैनिफेस्ट, कि मैं आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, क्या क्या साथ में लेके आ रहा हूं, सब बताना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या देना पड़ेगा? अराइवल मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना पड़ेगा या इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। कौन देगा? जो भी पर्सन इंचार्ज होता है। शिप के केस में कौन देगा? मास्टर देगा। एरोप्लेन का केस में कौन देगा? पायलट देगा। ट्रेन का केस में गार्ड देगा सर, और अगर आप रोड के केस में देखोगे तो ड्राइवर देगा। तो आपको डिलीवर करना पड़ता है एक अराइवल मैनिफेस्ट। सर ये अराइवल मैनिफेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं बाबा, मैं यहां से आ रहा हूं, ये सामान लेके आ रहा हूं, इस दिन मैं पहुंच सकता हूं, पहुंचने वाला हूं। बेसिकली आप सारा डिटेल देते हो कस्टम ऑफिसर को, क्योंकि क्या होता है जब आप इंडिया आते हो ना, तो सर शिप के मामले में क्या होता है, ये जो पोर्ट होता है ना, ये पोर्ट बहुत बिजी होते हैं। ये पोर्ट सब में क्रेन वगैरह लगा होता है, यहाँ पे शिप आके खड़ा होता है, क्रेन से कंटेनर्स को अनलोड किया जाता है। तो बाबा क्या होता है, यहाँ पे 2-3 क्रेन ही अवेलेबल होते हैं, 4-5 क्रेन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बेसिकली क्या होता है, ये पोर्ट जो होता है वो बहुत बिजी होता है। या अगर आप एयरपोर्ट की बात करोगे तो एयरपोर्ट भी बहुत बिजी होते हैं। या फिर लेकिन लैंड कस्टम स्टेशन में तो क्या होता है, समझ लीजिए लैंड कस्टम स्टेशन है, आप जल्दी आ गए तो कोई बात नहीं, लंबा सारा लाइन होता है, खड़े रहो यहां पे। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सर अगर आप आ रहे हो तो आप हमें बताइए, अराइवल मैनिफेस्ट दीजिए, इंपोर्ट मैनिफेस्ट दीजिए या इंपोर्ट रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक है सर। कौन देगा? ये पर्सन इंचार्ज देगा। लेकिन जनरली क्या होता है, क्या आपको लगता है मास्टर ऑफ द शिप बताएगा मैं आ रहा हूं यहां से लेके, यहां से आ रहा हूं ये लेके आ रहा हूं? नहीं, इसका क्या होता है, मास्टर ऑफ द शिप का एक एजेंट होता है, जो शिपिंग कंपनी होता है उनका एजेंट होता है, वो डिलीवर कर देता है, और बाय एनी अदर पर्सन बेसिकली हु इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सर अगर आप वेसल से आ रहे हो या एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो आपको अराइवल मैनिफेस्ट देना है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है, प्रायर टू अराइवल देना है, टू बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली देना है। ठीक है सर। आने से पहले आप एक काम कीजिएगा, ऑफिसर को बता दीजिएगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर दीजिएगा कि सर मैं आ रहा हूं, यहां से आ रहा हूं, इतने सारे कंटेनर्स लेके आ रहा हूं। सर व्हीकल का केस में बोला है, लैंड रूट में कोई टेंशन का बात नहीं है। अगर आप भी जाते हो तो बोलेगा लाइन में लग जा, अभी जगह नहीं है, लाइन में लगा रहे। तो सर क्या होता है, अगर आप लैंड रूट का बात करोगे तो इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। व्हीकल का केस में क्या है, इंपोर्ट रिपोर्ट, एंड इट कैन बी फाइल्ड विद इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में फाइल किया जा सकता है। पोस्ट अराइवल और मैनुअल फाइलिंग होता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली। क्या आपको लगता है ट्रक का ड्राइवर लैपटॉप निकालेगा और बोलेगा चलिए मैनुअली मैं इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देता हूं? बाबा ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला गया है आप आ जाइए, पोर्ट पे आ जाइए, लैंड कस्टम स्टेशन पे आ जाइए, उसके बाद आपको इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है विद इन 12 आवर्स और मैनुअली फाइल करना है। लेकिन अगर आप
शिप से आ रहे हो या एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है, प्रायर टू अराइवल फाइल करना है, और सर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर मैंने इंपोर्ट मैनिफेस्ट आने से पहले फाइल नहीं किया, या फिर लैंड रूट से जब आया था इंपोर्ट रिपोर्ट 12 घंटा में नहीं किया। बेटा अगर डिले इन फाइलिंग हुआ विदाउट कॉज तो पेनल्टी अप टू 50,000 लगाया जा सकता है। सर क्या मुझे लेट फाइलिंग अलाउ करोगे? बिलेटेड? सर बिलेटेड भी अलाउ करेंगे अगर कोई वैलिड ग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इन अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। आपने इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर दिया, अराइवल मैनिफेस्ट या फिर फाइल कर दिया, जो भी आपको एप्लीकेबल है, और सर उसके बाद देखा कि कुछ गलती हो गई है, तो बेटा आप रिक्वेस्ट कीजिए, ए प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इंपोर्ट मैनिफेस्ट किस में होता है? सर एयरक्राफ्ट और शिप का केस में होता है। और इंपोर्ट रिपोर्ट किसका केस में होता है? लैंड रूट में, व्हीकल का केस में। आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, अगर ऑफिसर को लगेगा कि इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, और आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, तो वो आपको अमेंडमेंट भी करने दे सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर इंडिया आ रहे हो तो सेक्शन नंबर 29 पहला सेक्शन आएगा कि सर आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आना है। लेकिन अगर स्ट्रेस ऑफ वेदर वगैरह है तो कहीं और भी जा सकते हो, लेकिन जाने के बाद नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आ रहे हो तो सर जो कस्टम ऑफिसर होता है उसको आपको बताना है कि मैं आ रहा हूं, सरप्राइज नहीं देना है। तो सर सेक्शन नंबर 30 बोलता है इन केस ऑफ शिप बेसिकली वेसल और एयरक्राफ्ट आपको अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिकली प्रायर टू अराइवल। लेकिन सर व्हीकल का अगर मामला है, लैंड रूट से अगर आप आ रहे हो तो इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर देना। ये मैनुअल फाइलिंग होता है और ये 12 आवर्स आफ्टर अराइवल होता है। सर अगर मैंने टाइम पे फाइल नहीं किया तो सर पेनल्टी अप टू 50,000 लग जाएगा। सर बिलेटेड फाइलिंग अलाउ किया जाता है ओनली ऑन वैलिड ग्राउंड। सर अमेंडमेंट अलाउ किया जाएगा अगर ऑफिसर को लगेगा आपने जो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल किया है वो इनकम्प्लीट है, तो उस केस में वो क्या करेगा? आपको अमेंडमेंट भी करने देगा। ठीक है सर, अब मैंने अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर दिया। सुनिए एक बार क्या होता है, अगर आपने अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट ये किसके केस में होता है? शिप और एयरक्राफ्ट के केस में। ये किसके केस में होता है? लैंड रूट में, व्हीकल का केस में। अगर आपने एक बार फाइल कर दिया, सुनिए उसके बाद एक और मैनिफेस्ट आपको फाइल करना पड़ता है कि सर आप जो इंडिया के बाहर से आ रहे हो, आप क्रू मेंबर कौन कौन साथ आ रहा है आपके। गुड्स का तो बता दिया, गुड्स के लिए तो आपने ये फाइल कर दिया कि ये सामान मैं साथ में ला रहा हूं, ये स्टोर्स। सर आपको याद है स्टोर्स मतलब जो शिप का फ्यूल वगैरह है वो सब भी आपको बताना है, इसमें क्या क्या सामान साथ में ला रहे हो सारा बताना है। लेकिन सर कौन कौन आदमी मेरे साथ आ रहे हैं, कौन कौन क्रू मेंबर है, ये पीटर है, ये जॉन है, ये आदमी है, ये पैसेंजर्स है, ये सारा डिटेल भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। कौन देता है? अगेन मास्टर ऑफ द शिप देता है। सुनिए सेक्शन नंबर 30A बोलता है जब आ रहे हो गुड्स वगैरह जो साथ ला रहे हो उसके लिए तो ये फाइल कर दिया अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। लेकिन सर लोग जो साथ आ रहे हैं उसके लिए भी एक पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है। पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट पर्सन इंचार्ज ही डिलीवर करता है। शिप का केस में मास्टर, एयरक्राफ्ट का केस में पायलट, रोड का केस में सर ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। बेसिकली वो क्या करते हैं? पर्सन इंचार्ज डिलीवर करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को बिफोर अराइवल इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, पोस्ट अराइवल इन केस ऑफ व्हीकल लैंड रूट का केस में आने के बाद भी आप पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट कि कौन कौन मेरे साथ आए हैं वो आपको बताना पड़ता है। सर नहीं बताया तो पेनल्टी अप टू 50,000 लग जाएगा। और सर एक और रिपोर्ट होता है सर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, पीएनआर इंफॉर्मेशन भी आपको फाइल करना पड़ता है विद द प्रॉपर ऑफिसर। ये एक रिकॉर्ड होता है प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेटर ऑफ द एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल और देयर एजेंट कि सर जो लोग आए उनका पूरा टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, सर अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो सेक्शन नंबर 29 बोलता है कि सर आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आएगा। उसके बाद जो मास्टर होता है या जो एयरक्राफ्ट का केस में आपका जो पायलट होता है या सर लैंड रूट का केस में जो
ड्राइवर होता है, हमेशा याद रखिएगा इनको क्या करना है, आने से पहले इन दोनों के केस में इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करना है, इनके केस में इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 30 में, ठीक है सर। और एक बात बोला गया है कि आप जब आ रहे हो, कौन कौन पैसेंजर आपके साथ आ रहे हैं, कौन कौन क्रू मेंबर आपके साथ आ रहे हैं, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी एज पर सेक्शन नंबर 30A आपको फाइल करना है टू द कस्टम ऑफिसर। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी आ चुका होगा। अब सुनिए, जैसे ही आपका शिप आते 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 अब शिप यहां पहुंच गया, सिर्फ शिप के मामले में क्या होता है कि सर ऐसा नहीं है यहां पहुंच गए तो यहीं अनलोडिंग चालू कर दिया, नहीं बाबा। शिप के मामले में क्या होता है, शिप जब पहुंच जाता है ना तो बड़े बड़े कंटेनर लेके पहुंचता है, बड़े बड़े कंटेनर लेके पहुंचता है। तो ये कंटेनर ना ऐसे सर पे रख के अनलोड नहीं किया जा सकता। तो शिप के मामले में क्या होता है, आपको क्रेन वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्रेन से इनको अनलोडिंग किया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, क्रेन से अनलोडिंग होगा। तो बेटा कोई भी क्रेन में जाके लग जाओगे ऐसा थोड़ी होता है। देखिए मैं आपको पोर्ट दिखाता हूं, समझ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं पोर्ट। पोर्ट कैसा दिखता है, पोर्ट कस्टम पोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आपको दिखाई देगा, जब कस्टम पोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इमेजेस देते हैं, ये सारे इमेजेस मेरे नहीं हैं, ये जिसके हैं उसको ड्यू क्रेडिट, ठीक है सर। अब सुनिए, अब जब ये क्रेन शिप आ जाता है ना तो शिप यहां पे खड़ा होता है। सुनिए, ये शिप यहां पे खड़ा होगा और ये क्या होता है, बड़े बड़े क्रेन लगे होते हैं, क्रेन से अनलोडिंग किया जाता है, ठीक है। अब सुनिए, जब ये क्रेन से अनलोडिंग किया जाए, ऐसा तो नहीं है एक शिप खड़ा है दूसरा वाला आके पीछे पी 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 आगे निकल मेरे को लगाना है, ऐसा नहीं है। तो सर क्या होता है शिप के मामले में क्या होता है कि सर एक सेकेंड, शिप के मामले में क्या होता है, जब शिप आ जाता है, जब शिप के मामले में, यस सर, जब शिप आ जाता है तो सर शिप को एक बर्थ चाहिए होता है। बर्थ मतलब आपका सीट कहां है, कहां जाके आपको रुकना है ताकि अनलोडिंग वहां पे किया जा सके। तो सर ये जो मास्टर ऑफ द शिप होता है ना, ये कस्टम ऑफिसर को जाके मिलता है और बोलता है सर परमिशन दे दीजिए अनलोड करने का। सिर्फ शिप के मामले में जाना पड़ता है, एयरक्राफ्ट के मामले में तो लैंड हो गए, अब बस अनलोडिंग कर लो। व्हीकल के मामले में सर ट्रक में आए थे, अब अनलोडिंग कर लो। लेकिन शिप के मामले में क्योंकि क्रेन वगैरह का जरूरत पड़ता है, अदानी के, सर अदानी के पोर्ट है, यस अदानी का पोर्ट है, अब अदानी के पोर्ट में अनलोडिंग कैसे होगा, सर आपको क्रेन के नीचे जाना है, क्रेन के नीचे जाके खड़े होना है, ठीक है। तो कब जाओ कब खड़े हो, ऐसा तो नहीं है कि लाइन में खड़े रहा कि कब एक शिप साइड हुआ और मैं घुसा दिया अपना शिप बीच में, ऐसा नहीं होता। चल भाई चल, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे पहले निकलने दे, यस ऐसा तो नहीं कर सकते, नालायक थोड़ी हो। तो सर इस केस में क्या होता है, ये जो मास्टर ऑफ द शिप होता है, इसको मास्टर को जाना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, और प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, ग्रांट कर देता है एक एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड क्या होता है कि देख बेटा कल आ जाना, कल शाम को 4 बजे इस यहां पे 3-4 क्रेन है ना, क्रेन नंबर 1, क्रेन नंबर 2, क्रेन नंबर 3, आपको क्रेन नंबर 2 अलॉट किया गया। कल शाम को 4 बजे क्रेन नंबर 2 में आके अपना व्हीकल पार्क करके, मतलब अपना शिप को पार्क करके अनलोडिंग करवा लेना, ऐसा ये लिख के दे देता है। बेसिकली उसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड एक परमिशन होता है टू अनलोड। मास्टर ऑफ द वेसल शैल नॉट permit unloading without entry inward. No entry inward shall be given without arrival or import manifest. अगर आप सरप्राइज दिए, आपने पहले नहीं बताया था तो बोलेगा भाग जाए यहां से, तूने मुझे पहले बताया, क्यों तेरे को बोला था ना मैंने कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करना। तो अगर आपने अराइवल मैनिफेस्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल नहीं किया तो आपको भगा दिया जाएगा, एंट्री इनवर्ड देंगे ही नहीं। देखिए एंट्री इनवर्ड क्या होता है, एंट्री इनवर्ड इज ए रिटन परमिशन टू अनलोड, ठीक है सर। और मास्टर ऑफ द शिप अलाउ नहीं करेगा, मास्टर ऑफ द शिप अनलोडिंग अलाउ नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक इसे एंट्री इनवर्ड नहीं मिला है, ठीक है। थर्डली, नो एंट्री इनवर्ड शैल बी गिवन विदाउट अराइवल और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अराइवल मैनिफेस्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट के बिना आपको एंट्री इनवर्ड नहीं दिया जाएगा। एंट्री इनवर्ड नहीं चाहिए होता है, मतलब आपको पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा तभी एंट्री इनवर्ड दिया जाएगा, ठीक है सर। सर एंट्री इनवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलोडिंग क्रू मेंबर्स। ये जो सर सुनिए, ये जहाज के ऊपर जो लोग हैं सर, इनको क्या, इनको जहाज के ऊपर रखूं कल शाम 4 बजे तक, सर नहाना धोना है, उतरने दीजिए ना सर। तो उस केस में क्या होता है, एंट्री इनवर्ड का जरूरत नहीं होता है। एंट्री इनवर्ड सिर्फ गुड्स के लिए, अनलोडिंग के लिए। इनको क्या क्रेन से उतारेंगे,
क्रेन लगाया, सर पे बांधा और क्रेन से उतारा, नहीं बाबा, इनके लिए कुछ नहीं है, जहाज से कूद के उतर जाएंगे। ठीक है, एंट्री इनवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलोडिंग क्रू मेंबर और पैसेंजर। पैसेंजर्स का जो बैगेज वगैरह है, पैसेंजर बैगेज क्रू मेंबर, इनको अनलोडिंग के लिए कोई इशू नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, क्रू मेंबर्स के लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। कोई पैसेंजर्स है, पैसेंजर का बैगेजेस वगैरह है, मेल बैग, मेल बैग मतलब जो पोस्ट ऑफिस का बैगेज बैग्स वगैरह होता है, एनिमल गाय भेड़ वगैरह आया है साथ में। सर पेरिसेबल एंड हैजार्डस गुड्स के केस में एंट्री इनवर्ड का जरूरत नहीं होता है। आपको याद रखना है एंट्री इनवर्ड का जरूरत नहीं है। चैंप में जो चैंपियन होते हैं ना, वो डायरेक्ट कूद जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा चैंप। सी मतलब क्रू मेंबर, क्रू मेंबर का केस में जरूरत नहीं है। H फॉर हैजार्डस गुड्स, A फॉर एनिमल, M फॉर मेल बैग, P फॉर पैसेंजर बैगेजेस या पेरिसेबल आइटम्स के लिए सर जो चैंपियन होते हैं वो डायरेक्ट कूद जाते हैं, उनको एंट्री इनवर्ड का जरूरत नहीं है। और एंट्री इनवर्ड नहीं चाहिए व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट में, सिर्फ शिप के मामले में एंट्री इनवर्ड लिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, देखिए इंडिया में आ रही हो, ठीक है, आ जाओ। सेक्शन नंबर 29 बोलता है कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन में ही आना। सेक्शन नंबर 30 बोलता है आ रहे हो तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर देना। उसके बाद सेक्शन नंबर 30A बोलता है पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट भी फाइल कर देना। कौन कौन आ रहे हैं साथ में, उनके बारे में भी बता देना। ठीक है सर, अब बता दिया ऑफिसर को। एक बार आपकी शिप पहुंच गई, खाली शिप के मामले में बोला हुआ है मास्टर ऑफ द शिप जाएगा और एक एंट्री इनवर्ड ले लेगा कि सर क्या मैं अनलोडिंग शुरू कर सकता हूं। ठीक है सर, उसके बाद सुनिए, उसके बाद सेक्शन नंबर 32, 33 एंड 34 आता है। सेक्शन नंबर 32, 33, 34 एयरक्राफ्ट, शिप और लैंड रूट तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये क्या बोलता है, अब सुनिए। अब अनलोडिंग चालू होगा तो सर अनलोडिंग उन्हीं गुड्स का होना है जो आपने अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया था। आपने इधर बताया था 10 कंटेनर लाया हूं, सर 15 कंटेनर का अनलोडिंग नहीं होगा। इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया था 5 कार्टन लाया हूं, आप 10 कार्टन का अनलोडिंग करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बोला था वही अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग ओनली, अब अनलोडिंग जब हो रहा है तो अनलोडिंग ओनली दोज गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कहीं भी अनलोडिंग स्टार्ट कर दिया, कस्टम पोर्ट पे पकड़ा, लैंड कस्टम स्टेशन पे जहां गए अनलोडिंग शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको अनलोडिंग अप्रूव्ड प्लेस पे ही करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेस। आपको अनलोडिंग अप्रूव्ड जगह जहां अनलोडिंग करना चाहिए वहीं करना पड़ेगा। जब अनलोडिंग करोगे ना, ये ऑफिसर निगाहें टिका के बैठा रहेगा कि सर आपने बोला था टॉय गन्स, कहीं एक्चुअल गन्स अनलोड नहीं कर लो, तो अनलोडिंग किया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। याद रखिएगा 3 सेक्शन आते हैं, जीपीएस। सर जब आ रहे हो वही गुड्स, जी मतलब गुड्स, सेक्शन नंबर 32, 33, 34, जी मतलब सर उन्हीं गुड्स का अनलोडिंग होगा जो आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बताया था या इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया था। सर अनलोडिंग उसी जगह में होगा जो अप्रूव जगह है, कहीं भी अनलोडिंग नहीं कर सकते। एंड सर एस मतलब अनलोडिंग करोगे अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर का सुपरविजन में आपको अनलोडिंग करना है, ऐसा नहीं है कैसे भी अनलोडिंग कर लिए। अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ही होगा। यहां जो ऑफिसर्स है ना, ये पोर्ट पे खड़े रहते हैं ऐसे निगाहें टिकाए कि क्या अनलोड कर रहे हो बेटा, जो बोला था वही कर रहे हो या कुछ और अनलोड कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 34, ये जो सुपरवाइजरिंग ऑफिसर होते हैं इनको डिप्लॉय किया जाता है एट द बर्थ और वॉक, बेसिकली पोर्ट के बाजू में इनको डिप्लॉय किया जाता है और ये देखते रहते हैं कि क्या अनलोडिंग हो रहा है, सही से अनलोडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वगैरह, ये देखते रहते हैं। ठीक है सर, सुनिए मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 क्या बोला, आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट पे ही आना, कस्टम एयरपोर्ट पे आना या लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आना। सर कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह है, स्ट्रेस ऑफ वेदर है, एक्सीडेंट वगैरह है तो कोई बात नहीं, कहीं और चले जाना चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बोलता है जब आ रही हो तो सर डिलीवर कर देना अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है सर, अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट आपको डिलीवर करना है आने से पहले। ठीक है सर, इंपोर्ट रिपोर्ट आने के 12 घंटा में भी आप डिलीवर कर सकते हो व्हीकल के केस में। ठीक है सर, नहीं किया तो 50,000 रुपए तक का पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला है सर, सेक्शन नंबर 30A बोलता है जो जो पैसेंजर आ रहे हैं, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट भी आपको डिलीवर करना है, प्लस पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको डिलीवर करना है। सर अगर नहीं किया तो 50,000 रुपए तक का पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है सर, एयरक्राफ्ट और शिप के मामले में पहले करना है और व्हीकल के मामले में कोई बात नहीं, आने के बाद कर सकते हो। सर
अब अगर आप आ गए हो एक बार पोर्ट में, जाइए ऑफिसर के पास, एंटी इनवर्ड लेके आइए। सिर्फ वेसल के केस में, सिर्फ शिप वगैरह के केस में एंटी इनवर्ड लेना पड़ता है। उसके बाद 32, 33, 34 आता है जीपीएस अप्रूव्ड गुड्स, जो बेसिकली गुड्स मेंशन किए गए थे आपके इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में आपने मेंशन किए थे, उन्हीं का अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग होगा अप्रूव्ड जगह में, अनलोडिंग होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 35। समझ लीजिए, समुद्र में जब ये नाव आया, इतना बड़ा नाव था, ठीक है सर, इतना बड़ा नाव था, ये जो जहाज था, शिप था, ये इतना बड़ा शिप था, लेकिन यहां पोर्ट में देखोगे तो सर इतना सा पोर्ट है। अब ये शिप अगर आए भी यहां पे तो घुसेगा कैसे? तो सर अगर कोई मदर वेसल है, इसको हम बोलते हैं मदर वेसल। मदर वेसल को क्या बोला जाता है? तू इतना बड़ा जहाज है, या तो मदर वेसल आना नहीं चाहता, या बोल रहा है देख तेरा जो कंटेनर है ना यहीं अनलोड कर ले, मैं यहां से डायरेक्ट श्रीलंका निकल जाऊंगा, रास्ते में ही निकाल देता हूं, सामान उतार देता हूं, तू ले जा। तो सर क्या होता है, अगर मदर वेसल, ये जो पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट में क्या होता है ना, ये जो पोर्ट होता है यहां जो पानी होता है वो बहुत कम होता है, तो मदर वेसल बोल रहा है सर मैं उधर तक आऊंगा ना तो मैं अटक जाऊंगा। या तो बड़े बड़े नाव आना नहीं चाहते, या आते हैं तो बोलते हैं सर हम अटक जाएंगे। इसलिए क्या होता है, छोटी छोटी नैया भी यूज की जा सकती है। क्यों यूज की जा सकती है? यहां से क्या करेंगे, कंटेनर को इसमें अनलोड कर लेंगे और फिर यहां से यहां ले आएंगे। लेकिन सुनिए, जब आप यहां से अनलोड करके, ये इतना छोटा बोर्ड भी नहीं होता है, ओनली फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है, ठीक है, इस नाव में अनलोड किया जाएगा और इस नाव के थ्रू जब लाओगे तो सर रास्ते में तो कस्टम ऑफिसर आपको पकड़ेंगे। तो जब कस्टम ऑफिसर आपको पकड़ेंगे कि कहां से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, तो आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा एक बोट नोट। ऐसा नहीं है कि सर आपने गुड्स को अनलोड कर लिया और ऐसे ही आ रहे हो, बेटा पकड़े गए ना तो स्मगलर बन जाओगे, सामान गया आपका। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आ रहे हो ऐसे अनलोडिंग, बीच में मदर वेसल क्योंकि पोर्ट में नहीं आ सकता था, तो मदर वेसल बड़ी वाली नाव से आपने अनलोडिंग किया छोटी नाव में, तो सर उसको, ये जो छोटी नाव होती है इसमें एक बोट नोट आपको अटैच करना है और फिर लेके आना है। सुनिए, सेक्शन नंबर 35 बोलता है नो गुड्स शैल बी वाटरबॉर्न अनलेस अकम्पनीड बाय ए बोट नोट। मतलब ये शिप के साथ अगर एक बोट नोट है, बोट नोट क्या होता है? बोट नोट एक परमिशन होता है जो प्रॉपर ऑफिसर देता है कि इस बोट को ऑथराइज किया गया है कि ये गुड्स को अनलोड करके पोर्ट पे ला सकती है, और जो ऑथराइज बोट होती है जिसको बोट नोट प्रॉपर ऑफिसर ने दिया है, उसी में आप गुड्स यहां से अनलोड करके, क्योंकि इस बोट के साथ एक बोट नोट है, आप ला सकते हो पोर्ट पे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बोट नोट को हम छोटी छोटी बोट भी बोलते हैं, इन बोट्स को हम स्मॉल बोट भी बोलते हैं, बार्ज भी बोलते हैं, या फिर लाइटर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लाइटर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला आ रहे हो तो सेक्शन नंबर 29, आ रहे हो तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30A। उसके बाद मैंने आपको बताया एंटी इनवर्ड मतलब परमिशन। उसके बाद मैंने आपको बताया 32, 33, 34 जीपीएस, गुड्स जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मेंशन थे उन्हीं को अनलोड करना, जहां बोला गया है वहीं करना, अप्रूव प्लेस में, लैंडिंग प्लेस में अनलोडिंग करना। अनलोडिंग करोगे तो प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन में करना। अब सर बड़ी नाव आ नहीं सकती थी तो छोटी छोटी नाव को यूज कर सकते हैं, अकंपनीड बाय ए बोट नोट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। छोटी छोटी नाव के थ्रू आप सामान को पोर्ट पे ला सकते हो। ठीक है सर, अब सुनिए, समझ लीजिए आपका शिप यहां आ चुका है, अब शिप से अनलोडिंग होना है। हमेशा याद रखिएगा ऑफिस आवर्स के बाद या छुट्टी के दिन पे अनलोडिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर छुट्टी के दिन भी ऑफिसर आए या आफ्टर ऑफिस आवर्स भी आपका अनलोडिंग हो, तो ऑफिसर्स को तो आना पड़ेगा। अगर ऑफिसर को आपको बुलाना है तो आपको देना पड़ेगा मर्चेंट ओवरटाइम फीस। सुनिए, सेक्शन नंबर 36 बोलता है कोई अनलोडिंग हॉलीडे में नहीं होता या आफ्टर वर्किंग आवर्स भी नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आफ्टर वर्किंग आवर्स या हॉलीडे में आप अनलोडिंग कराओ तो बेटा पहले एक नोटिस दे देना, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे करना पड़ेगा। नो फीस, ये फीस नहीं देना है। अगर अनलोडिंग कर रहे हो बैगेज और मेल बैग्स का अनलोडिंग अगर हो रहा है तो आपको सर, अगर अनलोडिंग हो रहा है किसका? बैगेज का, जो कस्टमर लोगों के बैगेज है, मेल बैग जो पोस्टल बैगेजेस वगैरह होता है, उनके लिए कोई फीस वगैरह नहीं देना पड़ता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब अनलोडिंग तो हो गया, अब ये नाव क्या करेगा? ये तो वापस जाएगा। तो बेटा जाएगा तो जब भी
एक शिप एयरक्राफ्ट वगैरह जा रहा है तो ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, ऑफिसर एक परमिशन देगा। नो कन्वेंस मतलब शिप एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी जा रहा है ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। सर मैंने अनलोडिंग करा लिया, इजाजत दीजिए जाना चाहता हूं, तो ऑफिसर आपको एक डिपार्चर ऑर्डर देगा, रिटर्न ऑर्डर देगा, उसी के बाद आपको जाना है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सर इंपोर्ट कैसे किया जाता है? आई होप आप लोगों को 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि इंपोर्ट कैसे करना है। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, समझ में आ गया है। सुनिए, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने बोला जब भी आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो हमेशा याद रखना पहले पहले सेक्शन नंबर 29 आता है। आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे ही आना। उसके बाद बोला है इंपोर्ट मैनिफेस्ट इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर देना। पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट भी आपको फाइल करना है। ठीक है सर। अब आप जब पहुंच गए हो यहां पे ऑफिसर का परमिशन लीजिएगा, एंट्री इन वर्ड ले लीजिएगा। उसके बाद 32, 33 एंड 34 सेक्शन आता है। जीपीएस अप्रूव गुड्स, जो गुड्स बेसिकली मेंशन थे अराइवल मैनिफेस्ट में या इंपोर्ट रिपोर्ट में, या फिर सर आपको अनलोडिंग करना है एट लैंडिंग प्लेस ओनली, जो अप्रूव प्लेस होता है वहीं आपको अनलोडिंग करना है, सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर में करना है। उसके बाद बड़ा वेसल आ नहीं सक रहा था पोर्ट में या आना चाहता नहीं था तो आप छोटी छोटी बोट्स को भी यूज कर सकते हो। सेक्शन नंबर 35 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर एक बोट नोट देगा और बोट नोट एकम्पनीड, अगर एक छोटा बोट है उसमें आप गुड्स को अनलोड करा के ला सकते हो। बोट नोट नहीं है तो यहां से गुड्स यहां अनलोड नहीं होने चाहिए। ठीक है सर। अब समझ लीजिए बोट यहां आ गया, अनलोडिंग करना है। अगर हॉलीडे है या आफ्टर वर्किंग आवर्स है तो अनलोडिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे करोगे तो अनलोडिंग किया जाएगा। पैसा पे करो, कोई बात नहीं, अनलोडिंग कर देंगे, आफ्टर ऑफिस आवर्स भी कर देंगे सर, हॉलीडे में भी कर देंगे, बस पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपको याद है मर्चेंट ओवरटाइम फीस जीएसटी में एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, एक बार अनलोडिंग हो गया, अब नाव वाला बोलेगा सर मैं जाना चाहता हूं, ऑफिसर बोलेगा चल भाग जा, ऑफिसर एक डिपार्चर ऑर्डर दे देगा। वो बोला गया है सेक्शन नंबर 42 में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, मैंने अभी तक आपको यहां तक पढ़ा दिया है, मैंने अभी तक आपको यहां तक पढ़ा दिया है। सुनिए, आपके गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो चुके हैं, आपके गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो चुके हैं। जब आपके गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो गए, मैंने क्या किया, इन गुड्स को यहां रख दिया। समझ लीजिए ये इंडिया है और इंडिया में गुड्स आपके अनलोड हो चुके हैं, अदानी के पोर्ट में अनलोड हो चुके हैं। याद रखिएगा जब पोर्ट पे अनलोडिंग हो चुका है तो अदानी ग्रुप कस्टोडियन होता है। अदानी ग्रुप ऐसे खड़ा रहेगा कि सर किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी को लेके जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 45 बोलता है गुड्स आफ्टर अनलोडिंग। मैंने क्या किया, इन गुड्स को यहां दिखाया है कि आपके गुड्स अनलोड हो गए, आपके गुड्स अनलोड हो गए, मैंने इनको यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर। आपके गुड्स अगर एक बार अनलोड हो गए, हमेशा याद रखिएगा गुड्स आफ्टर अनलोडिंग टिल द क्लियरेंस, जब तक इंपोर्टर क्लियर नहीं करता तब तक वो कस्टोडियन के पास रहेंगे एंड ही शैल कीप द रिकॉर्ड। कस्टोडियन लेखा जोखा सारा रखेगा एंड नॉट परमिट द रिमूवल एंड लायबल टू पे ड्यूटी ऑन द पिल्फर्ड गुड्स। कौन लायबल रहेगा? कस्टोडियन। अगर कोई गुड्स चोरी वोरी हो गए, सर चोरी अगर हो गया है तो मुझे तो गुड्स पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। कौन देगा ड्यूटी? ड्यूटी देगा कस्टोडियन। हमेशा याद रखिएगा जिसकी कस्टडी में गुड्स रहता है उसी को ड्यूटी देना पड़ता है अगर गुड्स पिल्फर्ड हो गए। ठीक है सर। सुनिए, अब सर मेरे गुड्स अनलोड हो गए हैं और गुड्स कहां हैं? कस्टोडियन के पास है। बाबा कस्टोडियन ऐसे फिजिकल लोग नहीं होते, लेकिन मैंने फिर भी यहां पे डाला है ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली कस्टोडियन कौन है? अदानी ग्रुप का अगर पोर्ट है तो अदानी ग्रुप कस्टोडियन है, उसकी कस्टडी में गुड्स है। अब कैसे छुड़वाऊं? चलिए शुरू करते हैं। यहां से आप सीखोगे कि कैसे अब गुड्स को छुड़वाना है। ठीक है, मैंने कहां तक पढ़ा दिया आपको? ऊपर वाला पोर्शन पढ़ा दिया है, अब मैं नीचे वाला पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जो ये इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर बोलेगा मेरे गुड्स आ गए हैं, मेरे गुड्स आ गए हैं। बेटा आपको याद रखना है, आपको अपने गुड्स क्लियर कराने के लिए, कहां है आपके गुड्स? आपके गुड्स पोर्ट पे आ चुके हैं। सुनिए, आपके गुड्स पोर्ट पे आ चुके हैं। अब आपको फाइल करना पड़ता है एक बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है सर, प्लस ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ता है, और ड्यूटी पे करने के बाद आप गुड्स को छुड़वा के घर ला सकते हो। इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ठीक है,
सर मेरे गुड्स आ गए हैं पोर्ट पे, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है छुड़वाने के लिए, या मैं क्लियर कराना नहीं चाहता, तो सर उसके लिए क्या करोगे? तो आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे कि सर मैं बिल ऑफ एंट्री के साथ बॉन्ड दे रहा हूं, मैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन नहीं वेयर हाउस फाइल करता हूं, ताकि गुड्स को वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। यस सर, आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी फाइल कर सकते हो। समझ लीजिए आपको बाद में क्लियर करना है, तो बाद में क्लियर करने के लिए आप और एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? ड्यूटी वगैरह पे करते हुए गुड्स को क्लियर कर लोगे। तो जब आप ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के समय आप ड्यूटी वगैरह देते हो, गुड्स को घर ले आते हो। ठीक है सर, अब सुनिए, जब आप ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो फॉर होम कंजम्पशन, बाबा होम का मतलब एक्चुअली होम नहीं होता, होम का मतलब ये होता है कि आप गुड्स को ऑफिस ला रहे हो, जहां पे भी ला रहे हो, बस कस्टम के यहां से क्लियर करा रहे हो। ठीक है सर, आपने अगर ड्यूटी दे दिया, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, आपने ड्यूटी दे दिया, तो ये बिल ऑफ एंट्री का क्लियर कलर होता है व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री होता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है सर, सर मुझे तो हौले हौले क्लियर कराना है, एक साथ क्लियर नहीं कराना, तो सर मैं तो गुड्स को वेयर हाउस में डाल देता हूं पहले। तो सर जब आप हौले हौले कराना चाहते हो, तो ये बिल ऑफ एंट्री का कलर होता है येलो। हौले हौले जाइए, सिग्नल पे कौन सा कलर होता है? येलो। और सर फिर फटाफट भागिए, मतलब आप जब यहां से क्लियर कराना चाहते हो, तो आपको एक और बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, इसका नंबर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर। हमेशा याद रखिएगा, आप जब गुड्स क्लियर कराना चाहते हो, तो पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। सर उसको बिल ऑफ एंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। अगर आपको गुड्स क्लियर कराने हैं डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए, तो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। गोडाउन में भेजने हैं तो वेयर हाउस के लिए, सर कस्टम के वेयर हाउस में डालना है, तो बिल ऑफ एंट्री येलो कलर का होगा। अगर वहां से भी निकाल लेना है, तो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर का होता है। ठीक है सर, सुनिए, सर मेरा गुड्स इंडिया आ रहा है, बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना है? देखिए बाबा क्या होता है, ये जो कस्टम पोर्ट होते हैं ना, ये जो कस्टम पोर्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत कंजेशन होता है, इसलिए ये चाहते हैं कि बस आप फटाफट फटाफट क्लियर करें। इसलिए क्या होता है, इन्होंने क्या बोला है कि आपको बिल ऑफ एंट्री एक दिन प्रायर टू अराइवल ऑफ द शिप ही फाइल कर देना है। 1 डे प्रायर टू अराइवल नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा। सर मतलब आपको मैं समझाना चाहता हूं, सुन लीजिए, समझ लीजिए आपका शिप 15 जुलाई को आ रहा है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर शिप 15 जुलाई को आ रहा है, अराइवल अगर 15 जुलाई को हो रहा है, तो सर आपको एक दिन पहले 14 जुलाई को अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है। हमेशा याद रखिएगा, टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रायर प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द कन्वेयंस अराइव एट द क्लियरेंस पोर्ट। शिप एयरक्राफ्ट जब भी आ रहा है, व्हीकल जब भी आ रहा है, ये चाहते हैं कि आप गुड्स को फटाफट क्लियर करें, इसलिए जिस दिन वो आ रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है। और इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग हॉलीडे। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए आपका शिप जो आ रहा था वो 16 अगस्त को आ रहा है, तो सर 16 अगस्त मतलब मेरे को तो एक दिन पहले फाइल करना है। एक दिन पहले तो 15 अगस्त है, सर 15 अगस्त तो छुट्टी है। बेटा छुट्टी हो चाहे छुट्टी ना हो, इंक्लूडिंग छुट्टी 15 अगस्त तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं 15 अगस्त तो छुट्टी था, 16 कर दीजिए ना, नहीं 14 को कर ले। बोल रहा है इंक्लूडिंग हॉलीडे 15 अगस्त तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना। मतलब अगर समझ लीजिए सर शिप आया आज, शिप आज आया, सर उसके पहले दिन फाइल करना था, ये तो संडे था। अरे बेटा तेरा गलती है ना, तू सैटरडे को कर लेता। इंक्लूडिंग हॉलीडे यहां तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। जिस दिन आने वाला है उसके एक दिन पहले तक तेरा बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि सर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अगर घर लेके जाना है डायरेक्टली तो बिल ऑफ एंट्री येलो कलर व्हाइट कलर फाइल कर देना, पीस सर पैसा दे दूंगा क्लियर कर लूंगा। सेकेंडली अगर वेयरहाउस में डालना है गुड्स को, गोडाउन में डालना है, तो आपको बिल ऑफ एंट्री येलो कलर का फाइल करना है। जब क्लियर करोगे बाद में तब ग्रीन कलर का फाइल करना होता है। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द कन्वेयंस अराइव्स एट द क्लियरेंस पोर्ट। सर कन्वेयंस आने वाला है आज, उसके एक दिन पहले तक इंक्लूडिंग हॉलीडे, चाहे छुट्टी भी है एक दिन पहले, लेकिन आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर समझ लीजिए
ऐसा हो गया कि एक दिन था लेकिन फिर भी सीबीआईसी चाहता था कि कुछ एक्सटेंशन दे दे, तो सीबीआईसी मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑन द डेट ऑफ अराइवल तक दे सकता है। मतलब अगर बोर्ड चाहे तो एक डिफरेंट टाइम लिमिट दे सकता है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री विच शैल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। मतलब एक दिन पहले तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है, लेकिन फिर भी अगर सीबीआईसी एक्सटेंड भी करना चाहे टाइम को तो सीबीआईसी एक्सटेंड कर सकता है टिल द एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल। आज शिप आया है, आज रात तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए, लेकिन जनरली 1 डे प्रायर फाइल हो जाना चाहिए। अगर सीबीआईसी चाहे तो आज के दिन भी बोल सकता है कि कल आज शिप आया है, आज शाम तक कर देना, कोई बात नहीं, ऐसा सीबीआईसी चाहे तो बोल सकता है। अदरवाइज आपका बिल ऑफ एंट्री 1 डे प्रायर ही फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका शिप आने वाला है आज, सर क्या मैं प्रायर बिल ऑफ एंट्री कर सकता हूं? मैं तो बहुत एडवांस में काम करता हूं। बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ये है कि सर इस दिन शिप आने वाला है, तो उसके 30 डेज प्रायर भी अलाउड है सर। लेकिन मैक्सिमम कब तक फाइल करना है? 1 डे प्रायर टू अराइवल तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। 1 डे प्रायर टू अराइवल से देरी नहीं करना है आपको, लेकिन अराइवल के 30 दिन पहले भी आप फाइल कर सकते हो। यही बोला गया यहां पे कि प्रायर बिल ऑफ एंट्री 30 डेज प्रायर टू एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल। अगर ये एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल है, इसके 30 दिन पहले भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट बोला गया है, बट पहले मुझे बताइए कि आप लोगों को यहां तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर मेरे गुड्स आ चुके हैं पोर्ट पे, और सर पोर्ट में मेरे गुड्स कस्टोडियन की कस्टडी में है, अदानी ग्रुप की कस्टडी में है, और मुझे अपने गुड्स छुड़ाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा। ठीक है सर, ऑनलाइन जाना, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना। अगर होम कंजम्पशन के लिए लाना है तो व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल करना। अगर गुड्स को वेयरहाउस में डालना है तो येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना। ठीक है सर। सर बिल ऑफ एंट्री फाइल करना कब फाइल करना होता है? अगर शिप आ जा रहा है तो एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। सर क्या मैं उससे भी पहले कर सकता हूं? हाँ बाबा कर सकता है। अगर एक्सपेक्टेड डेट आज है तो 30 दिन पहले तक तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है। अब सुनिए, सर मेरे गुड्स तो पोर्ट पे आ गए हैं, लेकिन सर पता है क्या हुआ? सुनिए सर, क्या होता है ना, आपको जब गुड्स क्लियर कराने हैं तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करते हो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है, लाइक इनवॉइस हो गया सर, इनवॉइस के साथ आपको बिल ऑफ लेडिंग लगाना पड़ता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जो यहां से यूएस पोर्ट से आपके गुड्स शिप में लोड किए गए तो शिपिंग कंपनी क्या करता है, ये जो शिपिंग कंपनी है ये बिल ऑफ लेडिंग देता है, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, और ये बिल ऑफ लेडिंग जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो ये बिल ऑफ लेडिंग आपको भेज देता है। आपके गुड्स तो आ गए लेकिन आपके पास बिल ऑफ लेडिंग नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके कारण आप बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं कर पा रहे हो। सर मुझे गुड्स क्लियर तो करने हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कम है सर, कुछ दिन के लिए गुड्स को वेयरहाउस में डाल दीजिए ना सर। गुड्स को वो वेयरहाउस में शिफ्ट कर देता है ऑफिसर कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपके ऊपर वेयरहाउसिंग का प्रोविजन नहीं लगाता। मतलब आपको कोई बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आपके गुड्स को कुछ दिन के लिए वेयरहाउस में रख दिया जाता है। सर अगर पोर्ट में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अरे पोर्ट छुटका सा पोर्ट होता है, उधर इतना कंजेशन ऑलरेडी रहता है। अगर आपके गुड्स पोर्ट पे रह गए ना, पोर्ट पे पार्किंग चार्जेस को बोलते हैं डेमरेज चार्जेस, और जो पोर्ट के डेमरेज चार्जेस होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं। तो सर अगर आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए हैं तो आप गुड्स को कहां शिफ्ट कर सकते हो? आप गुड्स को ऑफिसर को बोलिए सर प्लीज मेरे को गुड्स क्लियर करने हैं, लेकिन सर कुछ दिनों के लिए वेयरहाउस में रख दीजिए, बॉन्ड वगैरह मत लीजिए सर, प्लीज रख दीजिए ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट आते ही गुड्स को क्लियर करा लूंगा। तो सर ऑफिसर क्या करेगा? गुड्स को वेयरहाउस में शिफ्ट कर देगा विदाउट अप्लाइंग वेयरहाउसिंग प्रोविजंस ऑन यू। इसलिए इसको हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग प्रोविजंस बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू, इसलिए इसका नाम है वेयरहाउसिंग। विदाउट वेयरहाउसिंग इज ऑल्सो
अलाउड। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग? सर अगर आपके गुड्स इंडिया आ गए हैं, आपको गुड्स क्लियर कराना है फॉर होम कंजम्पशन, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कुछ दिन आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप प्लीज मेरे गुड्स को वेयर हाउस में, कस्टम वेयर हाउस में रख लीजिए। एक बार मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया तो गुड्स को क्लियर करा लूंगा। और ऑफिसर क्या करेगा, कुछ दिनों के लिए आपके गुड्स को वेयर हाउस में रख देगा विदाउट वेयर हाउसिंग प्रोविजन बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू। आपसे कोई बॉन्ड वगैरह नहीं लेगा, कुछ दिन के लिए डाल देगा वेयर हाउस में। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, इसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग प्रोविजन बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू, लेकिन नाम शॉर्टकट में लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। अरे सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग मतलब होता है आपका गुड्स को वेयर हाउस में डाल देगा विदाउट वेयर हाउसिंग प्रोविजन बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू। आपसे बॉन्ड वगैरह नहीं लेगा, कुछ दिनों के लिए कस्टम वेयर हाउस में आपके गुड्स को रख लेगा। आपसे ऑफकोर्स कस्टम के जो चार्जेस वगैरह है वो तो लेगा, लेकिन आपसे बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया। बेटा बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, ठीक है सर मेरे गुड्स आ गए हैं पोर्ट पे। सुनिए, मेरे गुड्स आ गए हैं पोर्ट पे और मुझे घर लाना है, मुझे गुड्स को घर लाना है। सर देखिए, अगर आपके गुड्स को आपको घर लाना है तो आपको फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री, प्लस आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज। ऐसे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है, और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी दिन पे कर देना कस्टम ड्यूटी। पे करके बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना। अब यहां पे जो कस्टम का ऑफिसर है उसके पास चले जाना। देखिए यहां क्या बोला है, आपको क्या करना है सर, एक बार बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के समय आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन कीजिए, कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज, मल्टीप्लाई करके आप कस्टम ड्यूटी निकालिए। कस्टम ड्यूटी निकालते हुए कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कीजिए। कस्टम ड्यूटी निकाल लिया, अब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कीजिए ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है सर, मैंने जब कस्टम ड्यूटी फाइल की, मैंने जब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, सेल्फ असेसमेंट किया और पेमेंट कर दिया। सर अगर गुड्स को वेयरहाउस में डालना है, मतलब मेरे गुड्स यहाँ पे है, मैं एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं कि सर मुझे तो गुड्स वेयरहाउस में डालना है, तो याद रखिएगा तब आपको बॉन्ड देना पड़ता है। तब भी आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, सेल्फ असेसमेंट में कस्टम ड्यूटी निकालोगे, कस्टम ड्यूटी का इनटू 3 टाइम्स का आपको एक बॉन्ड देना पड़ता है और आपके गुड्स को वेयरहाउस में डाल दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं अभी कि सर समझ लीजिए आपके गुड्स आ गए हैं, तो पहला पॉइंट आप क्या करोगे, आप बीइंग द इंपोर्टर आपको फाइल करना है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है सर, बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा। जब बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना है तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट करते हुए पेमेंट कर देना है, और पेमेंट किस दिन करना है, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। सर बिल ऑफ एंट्री आज फाइल किया, पेमेंट कल करूंगा, बेटा लग जाएगा एक दिन का इंटरेस्ट। और याद रखिएगा कस्टम्स में हमेशा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% होता है। अब सुनिए, सर मेरा गुड्स तो रोज पोर्ट पे आता है, मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं, ऑफिसर चेक करता है, पेमेंट करता हूं, क्लियर करता हूं। सर बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं, चेक करता है, क्लियर करता हूं। सर क्या नाटक लगा रखा है, मैं तो रोज इंपोर्ट करता हूं ना, मुझे पोस्टपेड फैसिलिटी दीजिए। क्या पहले पेमेंट करो फिर क्लियर करो? हमेशा पहले पे फर्स्ट होता है, क्लियर लेटर होता है। मतलब पहले आप पे करो फिर आपको अलाउ किया जाएगा क्लियर करना गुड्स को। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पोस्टपेड फैसिलिटी दे देंगे। पोस्टपेड फैसिलिटी क्या होता है, आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए ना, बस एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर गुड्स को लिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर गुड्स को लिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर गुड्स को लिया, पेमेंट 15 दिन का लेखा जोखा 16 तारीख को पे कर देना। इसलिए इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सुन लीजिए, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब पहले क्लियर कर लो बाद में पैसे देते रहना, मतलब पोस्टपेड फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने पोस्टपेड फैसिलिटी लॉन्च कर रखा है कि आप चाहो तो आप पोस्टपेड फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। किसको किसको पोस्टपेड फैसिलिटी अलाउड है? एलिजिबल इंपोर्टर होते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ये जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर होता है ये एक प्रोग्राम है
जो कस्टम्स का एक प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली जो बहुत इंपोर्ट करते हैं ना उनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बोला जाता है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एक प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का, जो बेसिकली बहुत इंपोर्ट करते हैं ना उनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बोला जाता है। अभी आप ये समझिए, उसमें एक टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है। तो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3 जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है, बेटा गुड्स आ गया है, क्लियर कर, फटाफट क्लियर कर, लेट मत कर, कस्टम पोर्ट पे भीड़ मत लगा, ले जा ले जा ले जा। 15 दिन का लेखा जोखा 16 तारीख को करेंगे, 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ का लेखा जोखा नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को करेंगे, ये बोला गया है। तो एलिजिबल इंपोर्टर्स कौन कौन होते हैं? ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3, ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग एपीयू, ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग जो होता है इनको एलिजिबल इंपोर्टर बोला जाता है। तो सर क्या होगा, मेरा गुड्स आएगा, मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, गुड्स क्लियर, बिल ऑफ एंट्री गुड्स क्लियर, बिल ऑफ एंट्री गुड्स क्लियर, पैसा बाद में देना है। तो सर क्या होता है यहां पे, आपके गुड्स जैसे पोर्ट पे आ गए ना, आप फटाफट एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए। बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, ऑफिसर चेक करके आपको रिटर्न कर देगा। जैसे ही ऑफिसर ने आपको रिटर्न किया, गुड्स लीजिए और घर जाइए। तो यही बोला गया है कि सर ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या होगा, फिर पोस्टपेड का पेमेंट कब करना पड़ता है? सर फॉर बिल ऑफ एंट्री रिटर्न, मतलब आपने फाइल किया, ऑफिसर ने चेक करके आपको वापस दिया, आपने गुड्स क्लियर कर लिए, तो 1 से 15 के बीच में जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है और ऑफिसर ने चेक करके आपको रिटर्न कर दिया है, उनका पेमेंट आपको 16 तारीख को करना है। सर फॉर बिल ऑफ एंट्री जो 16 टू लास्ट ऑफ द मंथ फाइल हुआ है, उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को करना है। लेकिन अगर मार्च महीना है, मार्च महीना का 15 तारीख, 16 तारीख से लेकर 31 मार्च का अगर कोई बिल ऑफ एंट्री वगैरह है तो उनका पेमेंट आपको 31 मार्च को ही करना है। सर समझ लीजिए मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, 16 तारीख ड्यू डेट था, 18 तारीख कर दिया, बेटा जो भी डिले हुआ है उसके लिए आपको डे वाइज इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। और याद रखिएगा, अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, 1 इन 3 मंथ अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर आप लैप्स कर दिए, विड्रॉ कर लिया जाएगा फैसिलिटी को, विड्रॉ कर लिया जाएगा फैसिलिटी को, आपको डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। एक बार लैप्स किया ड्यू डेट, 3 महीने में एक बार कोई बात नहीं, लेकिन 3 महीने में एक से ज्यादा बार अगर आप ड्यू डेट भूल रहे हो तो नालायक हो आप, आपको नहीं दिया जाएगा डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए मैंने क्या बोला आपको, इंपोर्टर फाइल करेगा एक बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करेगा, ड्यूटी का पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं करना है अगर उसे डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दिया गया है। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग, 2 जन को डेफर्ड पेमेंट दिया है। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3, टायर 1 को नहीं दिया हुआ है। सर ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग को भी दिया गया है डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। ठीक है सर, डेफर्ड पेमेंट समझ में आ गया। अब सुनिए, एक होता है मैनुअल पेमेंट और एक होता है ऑनलाइन पेमेंट। सर किसको किसको ऑनलाइन पेमेंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये भी सुन लीजिए। ई पेमेंट मैंडेटरी, ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी है अगर आप अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम में एनरोल्ड हो। एक अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम होता है, जो भी इंपोर्टर अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम में एनरोल्ड है, अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम में एनरोल्ड है, याद रखिएगा उसके लिए ई पेमेंट मैंडेटरी होता है। ई पेमेंट मैंडेटरी किसके लिए है? अगर मैं एनरोल्ड हो अंडर द अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम। कस्टम्स का एक प्रोग्राम है अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, अभी नहीं समझेंगे, अभी ये समझेंगे किसको किसको जरूरी है ऑनलाइन पेमेंट करना, मैनुअल पेमेंट नहीं चलेगा। अगर आप अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम में एनरोल्ड हो या फिर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो जहां पे ड्यूटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ई पेमेंट करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, पेमेंट वगैरह कर दिया, अगर बॉन्ड लगाना था तो बॉन्ड चिपका दिया क्योंकि वेयर हाउस में डालना है। ठीक है, जाइए कस्टम्स में, कस्टम डिपार्टमेंट में जाइए, बिल ऑफ एंट्री लेके जाइए, बिल ऑफ लेडिंग जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, इनवॉइस लेके जाइए, इनवॉइस के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री से ये गुड्स आ रहे हैं। सर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या जरूरत है? क्या होता है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो मोस्ट फेवर्ड नेशन से, क्या होता है रेट ऑफ ड्यूटी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रेट, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट, 2 रेट ऑफ ड्यूटी होते हैं। मतलब अगर आप इंडिया का कोई प्रेफर्ड नेशन से इंपोर्ट कर रहे हो तो समझ लीजिए 20% ड्यूटी लगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 30% है। तो अगर आप प्रूव कर देते हो कि सर कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर एन एग्जांपल एक प्रेफर्ड नेशन है,
प्रेफर्ड नेशन फॉर इंडिया समझ लीजिए श्रीलंका है। अगर आप श्रीलंका से गुड्स ला रहे हो तो आपको ड्यूटी 20% लगेगा। अगर समझ लीजिए इंडिया का फेवर्ड नेशन वो नहीं है, अगर वहां से ला रहे हो तो स्टैंडर्ड रेट लगेगा। पाकिस्तान से ले आए आप गुड्स तो 30% ड्यूटी लगेगा। इंडिया का फेवर्ड नेशन नहीं है समझ लीजिए, ठीक है सर, फॉर एन एग्जाम्पल बोला है मैंने। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगाना पड़ता है अगर आपको प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्लेम करना है, ठीक है सर। उसके बाद जो पेमेंट वगैरह किया है चालान लगा दीजिए, वेयर हाउस में डालना है तो बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है सर, बॉन्ड लगा दिया। अब गुड्स आप लेके चले गए किसके पास, ये बिल ऑफ एंट्री वगैरह ऑफिसर के पास, ऑफिसर ऐसे चश्मा नीचे करके आप बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, इनवॉइस, ठीक है, ये बिल ऑफ लेडिंग, ये डॉक्यूमेंट सारा चेक करेगा, सब कुछ सही लगा, ऑफिसर बोलेगा ठीक है ले, सेल्फ असेसमेंट करेक्ट है तेरा, कोई बात नहीं, तू क्लियरेंस ऑर्डर ले ले। मतलब अगर ऐसे गुड्स है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, तूने सारा ड्यूटी चार्जेस वगैरह पे कर दिया है, पोर्ट का कोई चार्जेस था सारा पे कर दिया है, गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्यू पेमेंट वगैरह कर दिया है, तो सेक्शन नंबर 47 बोलता है तेरे को दिया जाएगा क्लियरेंस ऑर्डर। लेके जा क्लियरेंस ऑर्डर, मार दे कस्टोडियन के मुंह पे, ले तेरा क्लियरेंस ऑर्डर, दे मेरे को गुड्स, आप गुड्स लीजिए और घर चले जाइए। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सुनिए, आप गए ऑफिसर के पास, ऑफिसर ने बोला चेकिंग करने के समय, अरे नालायक, ये जो मैं इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, ऑफिसर ने गुड्स को चेक किया, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया उनका वेरिफिकेशन किया, ऑफिसर को लग रहा है आपने जो असेसमेंट किया है वो सही नहीं है। ऑफिसर क्या बोलेगा, बेटा तूने ड्यूटी दिया 1 लाख, ड्यूटी तेरे को देना चाहिए 1.5 लाख, ला बेटा तेरा रीअसेसमेंट कर देता हूं। आपने किया था सेल्फ असेसमेंट, ऑफिसर ने कर दिया आपका रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट करके बोला डिफरेंशियल ड्यूटी दे, डिफरेंशियल ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। या डिफरेंशियल ड्यूटी अगर है तो सर अगर आप वेयरहाउस में डालना चाहते हो तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, वो डिफरेंशियल अमाउंट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स का बॉन्ड। देखिए अगर आपको गुड्स वेयरहाउस में डालना है ना तो आपको ड्यूटी पे नहीं करना है, तब आपको बॉन्ड देना पड़ता है, और बॉन्ड 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी होता है। तो सर आपने ऑलरेडी एक बॉन्ड दिया है, लेकिन ऑफिसर बोल रहा है तो इतना अमाउंट तो और देना पड़ेगा आपको, वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा अगर गुड्स वेयरहाउस में डालना है। अगर क्लियर करना है तो पे कर दीजिए, जिस दिन आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न किया गया उसी दिन पे कर देना, क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, कस्टोडियन के पास जाके दे देना। और सुनिए, गुड्स अंटिल क्लियरेंस रिमेन विद द कस्टोडियन, ही शैल कीप द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स रखेगा, एक डंडा लेके खड़ा रहेगा, किसी को गुड्स ले जाने नहीं देगा, एंड शैल नॉट परमिट रिमूवल, एंड समझ लीजिए कोई छोटा मोटा चोरी हो गया तो कौन देगा, कस्टोडियन ही देगा। आई होप आप लोगों को यहां तक पॉइंट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया सुन लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया कि सर सेक्शन नंबर 29 जब आ रहे हो तो सर कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आइएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला जब आ रहे हो तो ऑफिसर को एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट, सेक्शन नंबर 30 बोलता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट, अराइवल रिपोर्ट डिलीवर कर देना। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 30A बोलता है जो पैसेंजर है उनके बारे में भी पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट आपको डिलीवर करना है आने से पहले। अब आ गए हो यहां पे तो बाबा उतर के ऑफिसर के पास जाके एंट्री इनवर्ड ले लेना, सिर्फ वेसल के केस में। ठीक है सर, वेसल के केस में, चैंप के केस में एंट्री इनवर्ड का जरूरत नहीं होता। ठीक है सर। उसके बाद 32, 33 एंड 34 आया कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बोला था उन्हीं को आपको अनलोड करना है। सर अप्रूव प्लेस, जहां लैंडिंग प्लेस होता है वहीं लैंडिंग करना है, और सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर में लैंडिंग होगा। सर समझ लीजिए बड़ा वेसल था, आ नहीं पा रहा था, तो छोटे छोटे नाव आप यूज कर सकते हो। इन नाव को अकंपनी करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ ए बोट नोट, ये बोला गया है सेक्शन नंबर 35 में। 36 बोलता है कि एक बार अगर छुट्टी है या आफ्टर वर्किंग आवर्स है तो आप अनलोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अनलोडिंग हो सकता है अगर आप मर्चेंट ओवर टाइम
फीस पे कर दें। ठीक है सर, उसके बाद एक बार अनलोडिंग हो गया, अब और ये जो शिप है ये बोलेगा बाय बाय और चला जाएगा, डिपार्चर ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है सर, मेरे गुड्स अनलोड हो गए हैं। सुनिए, आपके गुड्स पोर्ट पे अनलोड हो गए हैं। अब गुड्स को आपको क्लियर करना है तो आपको फाइल करना होगा बिल ऑफ एंट्री। आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, ड्यूटी का पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, ड्यूटी का पेमेंट कर दिया, कस्टम डिपार्टमेंट के पास चले जाइए, कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाके सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, ऑफिसर को सब कुछ सही लगा, ऑफिसर क्लियरेंस ऑर्डर देगा, गुड्स को लेके घर आ जाइए। अगर ऑफिसर को सही नहीं लगा, ऑफिसर रीअसेसमेंट कर देगा, रीअसेसमेंट करने के बाद बोलेगा डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट कर दे, डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट कर दोगे, वो बोलेगा ठीक है अब क्लियरेंस ऑर्डर ले ले, चेक करेगा कि गुड्स प्रोहिबिटेड तो नहीं है, या सर आपने ड्यूटीज वगैरह सही से पे किया है, तो आपको क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 47। अब जाइए कस्टोडियन को दीजिए क्लियरेंस ऑर्डर, कस्टोडियन बोलेगा गुड्स लीजिए और घर जाइए। सर मैं तो बड़ा नालायक हूं, मैंने गुड्स क्लियर ही नहीं किए, पोर्ट पे ही पड़े थे 30 दिन से ज्यादा। अगर पोर्ट पे आपके गुड्स पड़े हैं, कस्टोडियन बोलेगा बेच दूंगा गुड्स और पैसा रिकवर कर लूंगा। सेक्शन नंबर 48 बोलता है कि इफ गुड्स आर नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, या सर आपने वेयरहाउस नहीं किए, ट्रांसशिप का मतलब अभी आप नहीं समझोगे, ठीक है, बाद में समझोगे, ठीक है, आप मत काटिएगा, बाद में समझ जाओगे। अगर आपने गुड्स को क्लियर नहीं किया या वेयरहाउस में नहीं डाला विद इन 30 डेज फ्रॉम अनलोडिंग, तो कस्टोडियन में सेल आफ्टर नोटिस। कस्टोडियन क्या करेगा, आपको नोटिस देगा और प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लेगा। देखिए बाबा, कस्टम डिपार्टमेंट अलग है, कस्टोडियन अलग है। कस्टोडियन अदानी ग्रुप है जिसके कस्टडी में आपके गुड्स है। सर कस्टम डिपार्टमेंट वो है जो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करके आपको क्लियरेंस ऑर्डर देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। आपका गुड्स जब आ जाता है यहां पे, तो वो अदानी ग्रुप समझ लीजिए एक पोर्ट को मैनेज कर रहा है, तो अदानी ग्रुप इज द कस्टोडियन। ठीक है, अब आपको अगर गुड्स क्लियर करने हैं ना, तो आपको कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हुए, सारा ड्यूटीज वगैरह पे करते हुए इनसे क्लियरेंस ऑर्डर लेना पड़ेगा। क्लियरेंस ऑर्डर कस्टोडियन को दिखाना पड़ेगा और कस्टोडियन आपको गुड्स घर ले जाने देता है। अब समझ लीजिए आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए हैं और आपने 30 दिन में उनको क्लियर नहीं किया, तो कस्टोडियन आपको एक नोटिस भेजेगा, प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लेगा और बेच देगा गुड्स को। लेकिन सर समझ लीजिए आम आए हैं, 30 दिन रुकेगा तो आम की गुठलियां बच जाएंगी सर। उस केस में बोला गया है एनिमल, पेरिसेबल या हजार्डस गुड्स के लिए विद प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन इट कैन बी सोल्ड एनी टाइम। ठीक है सर, बंदूक वगैरह अगर आए हुए हैं तो आर्म्स एंड एमुनिशन को तो ऐसे वैसे नहीं बेच सकता कस्टोडियन। दे मे बी सोल्ड एट सच टाइम एंड प्लेस इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। सर आर्म्स एंड एमुनिशन को ऐसे वैसे नहीं बेच सकता है, उसको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा वैसे ही बेचेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मुझे एक बात बताइए बाबा, यहां हो गया इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म, ठीक है, क्या आप लोगों को सारा क्लियर हो गया है? इंपोर्ट प्रोसीजर 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया है? अब सुनिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। यस सर, सब कुछ क्लियर है। सुनिए, आपके गुड्स जब कस्टोडियन के पास है, अगर गुड्स पिल्फर हो गए तो आपको ड्यूटी देना है क्या? नहीं सर, सेक्शन नंबर 13 बोला था अगर गुड्स पिल्फर हो गए तो आपको ड्यूटी नहीं देना है। सर अगर गुड्स पिल्फर हो गए तो आपको ड्यूटी नहीं देना है, ठीक है। अब सुनिए सर, अगर गुड्स पिल्फर हो गए तो ड्यूटी कौन देता है? अगर गुड्स पिल्फर हो गए, चोरी हो गया छोटा मोटा, तो ड्यूटी कौन देता है? सर अगर गुड्स पिल्फर हो गए, छोटा मोटा चोरी हो गया, तो सर हु इज लायबल टू पे द ड्यूटी? सेक्शन नंबर 45 में अगर आप देखोगे तो बोला गया है कस्टोडियन देता है, जो अदानी ग्रुप है वो देगा, जो कस्टोडियन होता है वो देता है ड्यूटी ऑन द गुड्स पिल्फर्ड। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जो ये कस्टोडियन होते हैं ना, ये कस्टोडियन दो तरह के होते हैं। एक कस्टोडियन होता है जो सेक्शन नंबर 45(3) में बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कस्टोडियन। कस्टोडियन होता है दो तरह का, एक होता है प्राइवेट कस्टोडियन जिसको कमिश्नर अपॉइंट करता है, और एक कस्टोडियन होता है जो अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपॉइंटेड होता है। इन कस्टोडियन को हम बोलते हैं, ये कस्टोडियन होते हैं जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंडर अपॉइंटेड है, और एक और कस्टोडियन होता है जो प्राइवेट कस्टोडियन होता है जिसको कमिश्नर अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन नंबर 45(3). सुनिए, सेक्शन नंबर 45 में बोला गया है, सेक्शन नंबर 45 में बोला गया है कि पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर कौन देगा ड्यूटी? ड्यूटी विल बी पेड बाय
कस्टोडियन। तो याद रखिएगा, अगर गुड्स पिल्फर हो गए तो कस्टोडियन ड्यूटी देगा, तभी देगा जब वो कस्टोडियन अंडर सेक्शन नंबर 45 बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड है। अगर एक कस्टोडियन है जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर बाय द अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट अपॉइंटेड है, तो सर ये ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स नहीं देगा, पिल्फर्ड गुड्स नहीं देता है ये। क्यों सर? क्योंकि सेक्शन नंबर 45 तब एप्लीकेबल होता है कस्टोडियन के ऊपर जब वो कस्टोडियन अंडर सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 3 बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड है। सर अगर एक मेजर पोर्ट ट्रस्ट के एक्ट के अंदर एक कस्टोडियन अपॉइंटेड है तो उस पे सेक्शन नंबर 45 एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो तो सेक्शन नंबर 45 में अपॉइंटेड ही नहीं है, तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 45(3) का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, गुड्स पिल्फर्ड पे वो ड्यूटी नहीं देता है। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक कस्टोडियन है जो सेक्शन नंबर 45 में अपॉइंटेड है तो ही पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर कस्टोडियन ड्यूटी देता है, लेकिन अगर एक कस्टोडियन अपॉइंटेड है अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट तो सर वो कस्टोडियन ड्यूटी पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर नहीं देता है। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। सुनिए, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि कस्टोडियन की कस्टडी में मेरा गुड्स था, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि कस्टोडियन की कस्टडी में मेरा गुड्स था, कस्टम डिपार्टमेंट को ड्यूटी नहीं देगा, ठीक है, लेकिन सर मेरे गुड्स तो उसके पास थे ना सर, मेरे गुड्स तो चोरी हो गए, मैं गरीब आदमी, मेरा गुड्स चोरी हो गया, मैं कहां जाऊं? तब सर देखिए, ये जो कस्टोडियन है ये ड्यूटी तो नहीं देगा कस्टम डिपार्टमेंट को, कस्टम डिपार्टमेंट को ड्यूटी नहीं देगा, लेकिन क्योंकि इसके पास आपके गुड्स थे तो सर ये जो गुड्स का नुकसान हुआ है वो गुड्स का नुकसान का भरपाई तो ये आपको कर देगा। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। ड्यूटी देने का लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक केस में हेल्ड किया है कि ठीक है, अगर आप कस्टोडियन अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट हो तो ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट को नुकसान कर दो, कस्टम डिपार्टमेंट को ड्यूटी मत दो, क्योंकि आपके ऊपर सेक्शन नंबर 45 एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन सर एज ए बेली कि आपके गुड्स आपके पास थे ना, आपकी कस्टडी में गुड्स थे कस्टमर के, इंपोर्टर के, उसका गुड्स का नुकसान का भरपाई तो आपको उसको करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर हो गया है बेटा। यहां हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। सुनिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, सुनिए। आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट पे आना, सेक्शन नंबर 29 बोला, आ रहे हो तो कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन पे ही आना। अगर वेदर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो बेटा कोई बात नहीं, कहीं और चले जाना, लेकिन जाओगे तो नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसको बता देना, ठीक है सर। उसके बाद जब आ रहे हो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर देना, ठीक है सर। इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट प्रायर टू अराइवल फाइल करना है। इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल का केस में आफ्टर अराइवल विद इन 12 आवर्स भी कर सकते हो, नहीं किया टाइम पे तो 50,000 का पेनल्टी लग जाएगा सर। उसके बाद जो भी पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट है वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। एक बार आ गए तो सर एंट्री इनवर्ड लेना है इन केस ऑफ वेसल। उसके बाद एंट्री इनवर्ड क्या होता है? अनलोडिंग का परमिशन होता है। 32, 30, 34 आता है। 32 क्या बोलता है सर? 32 बोलता है उन्हीं गुड्स को अनलोड करना है जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में या इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया था। अप्रूव्ड प्लेसेस में अनलोडिंग करना है। 35 बोलता है जीपीएस। 34 बोलता है एस मतलब सुपरविजन में ही अनलोडिंग होना है। 35 छोटे छोटे बोट को यूज किया जा सकता है। 36 छुट्टी के दिन अनलोडिंग नहीं होता है, दे दे पैसा कर देंगे अनलोडिंग सर। उसके बाद डिपार्चर मैनिफेस्ट बाय बाय बोलते हुए चला जाएगा। अब गुड्स अनलोड हो गए, बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, ड्यूटी का पेमेंट कीजिए, डेफर्ड पेमेंट भी अलाउड होता है। उसके बाद ऑफिसर चेक करेगा, सब कुछ सही लगा, क्लियरेंस ऑर्डर देगा, गुड्स लीजिए घर जाइए सर। अगर कुछ सही नहीं लगा तो रीअसेसमेंट कर देगा, रीअसेस ड्यूटी दे दीजिए, जो भी डिफरेंशियल ड्यूटी है बेसिकली दे दीजिए, क्लियरेंस ऑर्डर दिया जाएगा, गुड्स लीजिए और घर चले जाइए, ठीक है सर। अगर 30 दिनों में गुड्स क्लियर नहीं किए तो ऑफिस कस्टोडियन बेच देगा। जल्दी बताइए, क्या यहां तक 100% क्लैरिटी हो चुका है? यस सर, 100% क्लैरिटी आ चुका है। चलिए बाबा नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। चलिए अब समझते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एवरीवन ओवर हियर सुनिए, आपको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना है, कैसे करेंगे बेटा? कोई नहीं, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाके एक शिपिंग बिल फाइल कीजिए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, पहला स्टेप आता है, आपको एक शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। अगर सी या एयर से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो शिपिंग बिल, अगर लैंड के थ्रू, लैंड रूट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना है, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है iceGate.gov.in। iceGate.gov.in कॉमन पोर्टल है, जीएस
जीएसटी का जैसे कॉमन पोर्टल gst.gov.in है, icegate.gov.in कॉमन पोर्टल होता है कस्टम्स का, ठीक है। आपको सेल्फ असेसमेंट करना है ड्यूटी का और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर देना है। सर अगर कोई ड्यूटी है तो पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जाइए कस्टम ऑफिसर के पास, सर मैं आ गया। अब सुनिए, आप कस्टम ऑफिसर को दीजिए कि सर लीजिए शिपिंग बिल लीजिए या बिल ऑफ एक्सपोर्ट दीजिए, जो आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस है वो दे दीजिए, अगर ड्यूटी का पेमेंट किया है वो दे दीजिए, सारा डिटेल्स वगैरह दे दीजिए। ऑफिसर क्या करेगा, डिटेल्स वगैरह चेक करेगा, हाँ शिपिंग बिल सही है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट अगर दिया है सही है, सर पेमेंट वगैरह किया है, सब कुछ अगर उसे सही लगा वो क्या करेगा, बोलेगा सर गुड्स का सैंपल दिखा। गुड्स का सैंपल वगैरह चेक करते हुए बेसिकली क्या करेगा, गुड्स का इंस्पेक्शन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट का। अगर देखा कि गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब अलाउड है एक्सपोर्ट करना, कुछ कुछ गुड्स प्रोहिबिट हो जाते हैं, जैसे अभी ग्रेन को एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं किया गया है इंडिया से। आप अगर देखोगे व्हीट एक्सपोर्ट वगैरह बैन हो रहा है, तो सर जब अगर कोई गुड्स को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने तो वो प्रोहिबिटेड हो जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑफिसर क्या करेगा, देखेगा गुड्स अगर प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्यूटी अगर सारा आपने दे दिया है, कोई भी पोर्ट वगैरह का चार्जेस अगर है आपने दे दिया है, ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन नंबर 51 में पास कर देगा क्लियरेंस ऑर्डर एंड लोडिंग। क्या बोलेगा, पास करेगा ऑर्डर जो परमिट करेगा आपको क्लियरेंस एंड लोडिंग, जिसको हम बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो बोलेगा बेटा तूने तो 1 लाख का ड्यूटी दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी देना तो तेरे को 1,50,000 रुपए चाहिए था, रीअसेसमेंट कर देगा, आपको डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा और आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। सुनिए, ये जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है कैसे मिला, कैसे मिला, आपने किया ऑनलाइन जाके एक शिपिंग बिल फाइल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। सेकेंडली ड्यूटी वगैरह का सेल्फ असेसमेंट किया, कैसे सर, कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट करते हुए ड्यूटी पेमेंट किया। थर्डली कस्टम डिपार्टमेंट गए। फोर्थली कस्टम ऑफिसर ने गुड्स का चेकिंग किया, ए गुड्स दिखा, गुड्स को चेक किया, तेरा डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा, सब कुछ सही लगा तो फोर्थ में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया। सर अगर कुछ सही नहीं लगा तो रीअसेसमेंट करने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। सुनिए, अगर आप भले इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो आजकल कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है। जैसे आप बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन फाइल करते हो ना, वो देखते हैं कैसा आदमी है, रिस्की आदमी है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी को कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम रिस्क इवैल्यूएशन के बेसिस पे ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपको क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। देखिए एक नोट लिखा है मैंने, ये जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, क्लियरेंस ऑर्डर मे बी इशूड बाय कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन द बेस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन। कस्टम डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फाइल कीजिए, अगर उन्हें लगा अच्छा आदमी है, भला आदमी है, डायरेक्टली आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। सर बल्ले बल्ले क्लियरेंस ऑर्डर आ गया, क्या क्लियरेंस ऑर्डर का अचार डालोगे? नहीं। अब सुनिए, अब आपको देखना है, अब आपका काम खत्म हुआ, आपके हाथ में क्लियरेंस ऑर्डर है, ठीक है। अब सुनिए, अब इधर आ जाइए, अब एक्सपोर्ट होना है शिप के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू और व्हीकल के थ्रू। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, सर मेरे पास तो सामान रेडी है, मेरे पास सामान रेडी है, अब किस शिप में लोड करूं? अब सुनिए, आपको अगर भेजना है गुड्स शिप के थ्रू या आपको भेजना है गुड्स एयरक्राफ्ट के थ्रू या वेसल के थ्रू, पहला बात ध्यान रखिएगा, शिप के केस में अगर समझ जो भी जा रहा है, इंडिया के बाहर जो भी जा रहा है उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, सिर्फ शिप के केस में एक बात ध्यान रखना है, जैसे शिप के लिए अनलोडिंग परमिशन था, वैसे शिप को एक लोडिंग परमिशन भी लेना पड़ता है। अगर शिप के थ्रू आपके गुड्स जाने हैं तो शिप का जो मास्टर है वो ऑफिसर के पास जाएगा, बोलेगा सर ले जाने की परमिशन दे दीजिए, जा रहा हूं, सामान ले जाऊंगा अपने साथ। सर सेक्शन नंबर 39 ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड, जैसे देखिए यहां अनलोडिंग का परमिशन मिला था शिप को, वैसे यहां पे सिर्फ शिप के मामले में एक एंट्री आउटवर्ड, जा रहा हूं सर लोडिंग का परमिशन दे दीजिए, लोडिंग का परमिशन दिया जाएगा। मास्टर नॉट टू परमिट लोडिंग विदाउट एंट्री आउटवर्ड, उसके पास एक एंट्री आउटवर्ड होना चाहिए, तभी बेसिकली मास्टर को ये एक एंट्री आउटवर्ड देगा ऑफिसर। अगर इसके पास एंट्री आउटवर्ड है तभी ये लोडिंग लेगा। एंट्री आउटवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बैगेज, जो पैसेंजर बैगेज वगैरह होता है, मेल बैग, एंट्री आउटवर्ड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेसल। अब सुनिए, वेसल तैयार है एंट्री आउटवर्ड के पास, एंट्री आउटवर्ड के साथ, या जहाज तैयार है, हवाई एरोप्लेन तैयार है, या फिर ट्रक तैयार है, क्या होगा? अब सेक्शन नंबर 40 आएगा। सेक्शन नंबर 40 बोलता है लोडिंग ऑन द कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है
चाहे वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे व्हीकल हो, कोई भी एक कन्वेयंस में अगर लोडिंग होना है, सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि सर पर्सन इंचार्ज, जो बेसिकली मास्टर ऑफ द शिप है, सर यहां कौन होता है? पायलट, पायलट पर्सन इंचार्ज होता है। यहां पे कौन है? सर यहां पे ड्राइवर होता है। इनको अनलोडिंग नहीं करने देना है, इनको गुड्स लोड करने नहीं देना है। कब तक नहीं देना है? सुनिए, आप आए, सर मेरा गुड्स ले जाइए, आप क्या, मैं क्या बोलूंगा? मास्टर ऑफ द शिप बोलेगा, ए गुड्स लेके जाना है, तेरा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखा। तेरे को अलाउ किया है क्या ऑफिसर ने लेट एक्सपोर्ट करना? हाँ सर, मैंने तो अपना लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रखा है। तो आपको इसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाना पड़ेगा या पायलट को दिखाना पड़ेगा। बेसिकली पायलट वगैरह नहीं चेक करते, उनका एजेंट होता है, ठीक है, जो एयरलाइन कंपनी होता है उनका एजेंट वगैरह होता है। सर जो ड्राइवर होगा, ये लोग क्या करेगा? लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन द कन्वेयंस होगा। लोडिंग के टाइम पे ये पहले बोलेंगे, सेक्शन नंबर 40 बोलता है पर्सन इन चार्ज टू परमिट लोडिंग ओनली इफ दे आर अकम्पनीड बाय नंबर 1 शिपिंग बिल। सर सी और एयर का केस में शिपिंग बिल आपके पास होना चाहिए। लैंड रूट में बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये आप मत काटिएगा, मैं काट रहा हूं, बाद में समझोगे, नेक्स्ट चार्ट के बाद समझ जाओगे, ठीक है। या फिर प्लस ड्यूली पास, मतलब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होना चाहिए। तो आप जब जाओगे, सर मेरा गुड्स ले जाइए, तो बोलेगा बेटा ला शिपिंग बिल ला या बिल ऑफ एक्सपोर्ट ला प्लस लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ला। आपने जब उसको दे दिया तो सर उसके बाद आपका गुड्स लोड कर लेगा। सर बैगेज और मेल बैग का केस में सर शिपिंग बिल वगैरह का जरूरत नहीं है, खाली अगर ऑफिसर का परमिशन है तो लोडिंग किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनिए, अब आ जाएंगे सेक्शन नंबर 33, 34 एंड 35। 32 नहीं है इधर, जो यहां पे पढ़ाया था, अरे सेम सेक्शन, लेकिन 32 नहीं है, ठीक है। अब सर ये लोडिंग उन्हीं गुड्स का करेगा, आपको ध्यान रखना है जो गुड्स बेसिकली शिपिंग बिल में मेंशन्ड है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में मेंशन्ड है और जिनका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर में बताया गया है कि सर इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उन्हीं का लोडिंग करेगा। सर लोडिंग होगा अप्रूव्ड प्लेस में, लोडिंग होगा सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर देखेगा लोडिंग करने के समय जो बोला है वही लेके जा रहे हो। उसके बाद सर समझ लीजिए ये जो नैया थी ये तो बहुत दूर खड़ी है, कैसे जाऊं इस नैया तक? तो छोटी मोटी बोट भी यूज कर सकते हो, छोटी मोटी बोट में डालिए और बड़ी नैया तक आप ले जा सकते हो। समझ लीजिए आपको एक्सपोर्ट करना है और बड़ी एक जहाज बाहर खड़ी है, तो सर आपको लोड करना पड़ेगा छोटे मोटे शिप में और ले जा सकते हो। तो सर ये जब छोटी मोटी शिप यहां तक जा रही है तो ये छोटी शिप के साथ एक बोट नोट होना चाहिए, बस वही बोला गया है सेक्शन नंबर 35। नो गुड शैल बी वाटरबॉर्न अनलेस अकम्पनीड बाय ए बोट नोट। सर लोडिंग क्या छुट्टी के दिन भी हो सकता है? हो सकता है, दे देना मर्चेंट ओवरटाइम फीस, यही बोला है। देखिए इधर अनलोडिंग का बात किया थे, इधर बस लोडिंग का बात कर रहे हैं। नो लोडिंग ऑन हॉलीडे और आफ्टर वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट आपने एक नोटिस दिया हो, मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे किया हो। याद रखिएगा कोई मर्चेंट ओवरटाइम फीस वगैरह नहीं देना पड़ता है। बैगेज और मेल बैग, बैगेज क्या होता है? जो कस्टम क्रू मेंबर या जो लोग जा रहे हैं उनका जो बैग होता है उनके लिए, या फिर मेल बैग जो पोस्टल बैग्स वगैरह होते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो बैग्स वगैरह होते हैं उनको मेल बैग बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? पहले आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना है, आप करोगे एक शिपिंग बिल फाइल, जाओगे पेमेंट कर दोगे ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर के पास जाओगे, कस्टम ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा और एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। आ गया आपके हाथ में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब क्या करोगे? सर अब रुकिए, अब आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कौन सी जहाज के पास एंट्री आउटवर्ड है, एंट्री आउटवर्ड इसके पास होना चाहिए, या फिर कौन सी एयरक्राफ्ट और कौन सा व्हीकल जा रहा है, ठीक है। ये जो शिप एयरक्राफ्ट या व्हीकल है इसका जो पर्सन इंचार्ज है उसको आप शिपिंग बिल दीजिए, उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दीजिए, वो क्या करेगा? लोडिंग करवा लेगा, लोडिंग हो जाएगा गुड्स का, ठीक है सर। आपको याद रखना है लोडिंग हमेशा अप्रूव्ड प्लेस पे होता है, अप्रूव्ड प्लेस में अंडर द सुपरविजन होता है। सर अगर बड़ी बोट बाहर खड़ी है, छोटी मोटी बोट यूज कर सकते हैं अकम्पनीड बाय ए बोट नोट। छुट्टी के दिन अनलोडिंग लोडिंग नहीं होता, लोडिंग हो सकता है पैसा दे और तमाशा देख, मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे करोगे तो लोडिंग छुट्टी के दिन भी करवा देंगे, ठीक है। अब सुनिए लोडिंग हो गया, अरे सर लोडिंग हो गया, जा रहा हूं मैं, जा रहे हो तो बता देना। देखिए आ रहे हो तो क्या लेके आ रहे हो, याद है? आ रहे हो तो क्या लेके आ रहे हो? अगर आ रहे हो तो आपको अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ता है। पैसेंजर एंड क्रू कौन कौन आ रहा है बताना पड़ता है। सेम वे जा रही हो, क्या क्या लेके जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है साथ में बताना पड़ेगा, यही बोला है यहां पे। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपका शिप पूरा लोड हो चुका है, एयरक्राफ्ट लोड हो चुका है, व्हीकल लोड हो चुका है, कौन कौन जा रहे हैं, क्या क्या गुड्स लेके जा रहे हो बताना पड़ेगा।
सर सेक्शन नंबर 41, पर्सन इन चार्ज और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बिफोर डिपार्चर विल हैव टू फाइल डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। सर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या क्या लेके जा रहा हूं, कितने कंटेनर साथ में लेके जा रहा हूं, सब बताना पड़ेगा। सर वेसल और एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है सर, जा रहा हूं, ये सामान लेके जा रहा हूं। एक्सपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल आपको मैनुअली फाइल करना पड़ता है, ठीक है सर, याद रखिएगा। जब जा रहे हो डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिकली। सर रोड के मामले में आपको एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है सर। उसके बाद कौन कौन पैसेंजर साथ में जा रहे हैं, कौन कौन क्रू साथ में जा रहा है, वो भी बताना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 41A, पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको फाइल करना पड़ेगा। याद रखिएगा 41 और 41A का अगर आपने डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट या सर पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल नहीं किया विदाउट कॉस्ट तो पेनल्टी अप टू 50,000 लगाया जा सकता है। ये सर पॉइंट क्लियर है। ऑफिसर को आपने बता दिया सर जा रहा हूं, ये सामान लेके जा रहा हूं और सर ये लोग मेरे साथ जा रहे हैं, तो सर ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर आपको बोलेगा भाग ले यहां से, डिपार्चर ऑर्डर दे देगा। ऑफिसर आपको दे देगा एक डिपार्चर ऑर्डर। सर सेक्शन नंबर 42, नो कन्वेंस टू लीव इंडिया विदाउट डिपार्चर ऑर्डर, मतलब आपके पास एक बाय बाय ऑर्डर होगा, ले भाग यहां से, ले डिपार्चर ऑर्डर इशू कर देगा। एक डिपार्चर ऑर्डर वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है। पर्सन इन चार्ज टू परमिट कन्वेंस टू डिपार्ट आफ्टर प्रॉपर ऑफिसर इशूज ए रिटर्न ऑर्डर, मतलब शिप, एयरक्राफ्ट या व्हीकल तभी जाएगा जब आपको एक डिपार्चर ऑर्डर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, पहले मेरे को शिपिंग बिल फाइल करना है, ड्यूटी पे करना है, कस्टम डिपार्टमेंट जाना है, ड्यूटी पे करके रखना है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ड्यूटी पे किया हुआ है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, मैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रखा हूं, अब मेरे को एक्सपोर्ट करना है। कोई भी शिप जिसको एंट्री आउटवर्ड मिल चुका है उसका देखना है आपको, या कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा है, या सर कोई भी व्हीकल जा रहा है उसके पास जाइए, सर मेरे गुड्स ले जाइए, वो बोलेगा बेटा शिपिंग बिल दे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट दे या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दीजिए, आप उसे दे दीजिए, वो लोडिंग करवा लेगा गुड्स का। हमेशा याद रखिएगा लोडिंग अप्रूव प्लेसेस में होता है, अंडर सुपरविजन होता है। बोट नोट बेसिकली छुटके बोट भी यूज किए जा सकते हैं, बोट के केस में, व्हीकल के केस में, सॉरी वेसल के केस में, अगर वेसल दूर खड़ा है, या फिर सर हॉलीडे में आपका लोडिंग नहीं होता है, पैसा दोगे तो तमाशा देख सकते हो, लोडिंग हो जाएगा, मर्चेंट ओवरटाइम फीस। लोडिंग करवा दिया, अब शिप का मास्टर बोलता है लोडिंग हो चुका है, एयरक्राफ्ट का जो पायलट बोलता है हाँ लोडिंग हो चुका है, व्हीकल वाला बोल रहा है हाँ ट्रक फुल है, बेटा बता दे कौन कौन साथ में जा रहे हैं, क्या क्या सामान साथ में लेके जा रहे हो। डिपार्चर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। सर डिपार्चर मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट मैनुअली फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि सर ट्रक वाला बोल रहा है जाने के 12 घंटे के बाद करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, जाने से पहले आपको फाइल कर देना है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, और मैनुअली इन केस ऑफ व्हीकल आपको फाइल कर देना है। पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, डिपार्ट कर रहा है, वो रिपोर्ट भी आपको फाइल करना है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी देना है ऑफिसर को। अब ऑफिसर को सब कुछ चेक करेगा, हाँ ये सामान लेके जा रहा है, अरे कोई चोर को तो साथ में नहीं लेके जा रहा है, मुजरिम को तो साथ में नहीं लेगा, सारा चेकिंग वगैरह हो जाएगा। एक बार चेकिंग हो गया बोलेगा चल भाग ले यहां से, डिपार्चर ऑर्डर दे देगा। सेक्शन नंबर 42 बोलता है कि ऑफिसर आपको एक डिपार्चर ऑर्डर दे देगा कि चाहिए, आपको एक बार डिपार्चर ऑर्डर मिल गया तब आप जा सकते हो। यस सर, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए एक छोटा सा क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक ए क्विक ब्रेक नाउ। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन ओवर हियर, अब सुनिए, इधर अगर आप नीचे देखोगे तो सेक्शन नंबर 51A एंड सेक्शन नंबर 51B लिखा हुआ है। सर ये सेक्शन नंबर 51A और 51B है क्या? क्या आपको याद है जीएसटी में हमने ई क्रेडिट लेजर पढ़ा था? सर जीएसटी में जो ई क्रेडिट लेजर था, ई कैश लेजर था, वैसे ये बोल रहे हैं कस्टम्स में भी हम ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी का बात किया गया है। तो अगर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है तो अपना ई क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, ई कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हो, ये सारा बात किया है इन्होंने सेक्शन नंबर 51A एंड 51B में। क्या बोल रहे हैं देखिए, सेक्शन नंबर 51A बोलता है पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा, एवरी डिपॉजिट टुवर्ड्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम, दी ड्यूटी
interest, penalty, fees, or any other amount payable under the Custom Act or the Custom Tariff Act or any other law for the timing in force will be credited to what? ई कैश लेजर। अगर आपको कोई भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस कुछ भी पे करने का जरूरत है कस्टम एक्ट में, तो पहले आप ई कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए, फिर ई कैश लेजर से आप पेमेंट कर सकते हो। Amount available in the e-cash ledger may be used for making payment towards duty, interest, penalty, fees, or any other amount under the Custom Act or the Custom Tariff Act or under any other law in the manner prescribed and condition prescribed and time limit, मतलब in the prescribed manner है, condition and prescribed time limit। ठीक है सर। बैलेंस अगर कोई ई कैश लेजर में है तो पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट कर देते हो ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट का, तो आप रिफंड भी ले सकते हो। कुछ नहीं बाबा, अगर आपको कस्टम्स एक्ट के अंदर या कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर या कोई लॉ और कोई लॉ के अंदर अगर आपको बेसिकली कोई भी ड्यूटी वगैरह पे करना है, ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट, तो आप अपना ई कैश लेजर जो कस्टम एक्ट में icegate.gov.in में बेसिकली आप मेंटेन करोगे। देखिए जीएसटी वाला ई कैश लेजर अलग है। icegate.gov.in में बेसिकली जब आप एज ए इंपोर्टर लॉग इन करोगे तो आपको एक ई कैश लेजर दिया जाएगा। आप ई कैश लेजर को यूज करके अपना ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट का पेमेंट कर सकते हो। पहले डिपॉजिट कीजिए ई कैश लेजर में, फिर यूज कर लीजिए। बस इतना ही बोला है, लेकिन मैनर वगैरह अभी प्रेस्क्राइब करना बाकी है। सर इन द मैनर एंड कंडीशन टू बी प्रेस्क्राइब विद इन सच टाइम लिमिट, ये सब प्रेस्क्राइब होना अभी तक बाकी है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपको ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट पे करना है अंडर कस्टम्स भी, तो पहले ई कैश लेजर में डिपॉजिट करोगे, फिर यूज करके पेमेंट कर दोगे। उसके बाद ई क्रेडिट लेजर 51B बोलता है लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। अगर गवर्नमेंट को आपको क्या होता है, गवर्नमेंट ना बहुत सारे स्क्रिप्ट देते हैं। स्क्रिप्ट मतलब बेनिफिट कि सर लीजिए वाउचर ले लीजिए, ये स्क्रिप्ट को आप यूज कर लीजिएगा। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे चॉकलेट देते हैं एक्सपोर्टर्स को कि एक्सपोर्ट करोगे स्क्रिप्ट ले जाना, आके कूपन ले जाना, आके वाउचर ले जाना। बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है एक्सपोर्टर्स को। अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मुझे गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो वो स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। पहले मैनुअल स्क्रिप्ट होता था, आजकल गवर्नमेंट बोलता है स्क्रिप्ट मतलब वाउचर। आजकल गवर्नमेंट बोलता है हमको आपको जो भी बेनिफिट देना है वो हम आपको मैनुअली नहीं देंगे, पेपर वगैरह में लिख के नहीं देंगे, हम आपके ई क्रेडिट लेजर में उस अमाउंट को डाल देंगे। ई क्रेडिट लेजर से आप अपना लायबिलिटी ड्यूटी पे कर दीजिए, जो भी ड्यूटी आपको पे करना है कस्टम ड्यूटी पे कर दीजिए। या फिर आप ई क्रेडिट लेजर में, कस्टम में और एक बेनिफिट है, ई क्रेडिट लेजर का अमाउंट को अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकते हो और फ्रेंड भी अपना ड्यूटी पेमेंट के लिए यूज कर सकता है। ई जीएसटी में ई क्रेडिट लेजर को आप क्रेडिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहां अलाउ किया गया है। देखिए रेमिशन ऑफ एनी ड्यूटी, गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी रेमिशन दे रहा है, कोई भी रिडक्शन दे रहा है ड्यूटी में, एनी टैक्स लेवी चार्जेबल ऑन एनी मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड। अगर कोई आपने गुड्स के ऊपर कोई ड्यूटी दिया है और गुड्स से कुछ बना के भेजा है इंडिया के बाद, जो भी ड्यूटी वगैरह आपको गवर्नमेंट रिटर्न करने वाला है, या फिर सर कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट अगर आपको गवर्नमेंट देने वाला है तो वो क्रेडिट कर देंगे इन द इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर, जो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब icegate.gov.in में बेसिकली वो मेंटेन करेंगे आपका ई क्रेडिट लेजर। सर आपके क्रेडिट लेजर में जो भी क्रेडिट है उससे आप यूज करते हुए ड्यूटी पे कर सकते हो। ई कैश लेजर से आप ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस सब कुछ पे कर सकते हो, लेकिन सर ड्यूटी क्रेडिट में बी यूज बाय द पर्सन टू होम इट इज इशूड, या फिर मैं अपने फ्रेंड को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, और the person to whom it is transferred, and it can be used towards payment of duties under this act, custom act or the custom tariff act। कुछ नहीं सर, बस ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में icegate.gov.in में मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको ई क्रेडिट लेजर मेंटेन, अगर आपका ई क्रेडिट लेजर रहेगा, ई क्रेडिट लेजर में गवर्नमेंट को अगर आपको कोई भी ड्यूटीज वगैरह रिटर्न करनी है, गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट लेजर में डाल देगा। ई क्रेडिट लेजर से आप ड्यूटी पेमेंट कर सकते हो, या फ्रेंड को ट्रांसफर कीजिए, फ्रेंड भी पेमेंट कर सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला ई कैश लेजर भी हम मेंटेन करेंगे। अगर आपको कोई भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट का पेमेंट करना है तो ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर लीजिए, फिर यूज कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। बस इतना ही बोला गया है। आ जाइए नेक्स्ट में एवरीवन, यहां हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म होता है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, ड्यूटी पेमेंट के लिए ड्यूटी क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर की बात उन्होंने की है। ठीक है सर, आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में। अब सुनिए
ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का बात हो रहा है। सर ये ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। सुनिए मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिए यूएस पोर्ट से कुछ गुड्स इंडिया पोर्ट में आ रहे हैं। क्या हुआ, यूएस पोर्ट से एक नाव निकली, इस जहाज का नाम था समझ लीजिए कार्निवल। कार्निवल में 4 कंटेनर आ रहे हैं। कितने कंटेनर आ रहे हैं सर कार्निवल में? 1 2 3 4। अब कार्निवल जब एक बार मुंबई पोर्ट पहुंच गई तो मुंबई पोर्ट में कार्निवल ने क्या किया, 2 कंटेनर अनलोड कर दिए, 2 कंटेनर यहां अनलोड कर दिए। ठीक है सर। अब बाकी जो 2 कंटेनर थे वो इसी शिप में, कार्निवल में ही आगे जा रहे हैं। इसी शिप में वो 2 कंटेनर है और वो आगे गए, केरला पोर्ट पे अनलोड हो गए। तो सर बात बताइए मुझे, जब 2 कंटेनर ही यहां अनलोड हुए तो कितने कंटेनर का ड्यूटी देना पड़ेगा? 2 ही का देना पड़ेगा। तो ये कस्टम ऑफिसर ना, जो इस शिप के ऊपर ये कंटेनर है, इन पे ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। मुंबई पोर्ट पे जो गुड्स इन ट्रांजिट है उस पे ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। यही बोला है सेक्शन नंबर 53 गुड्स इन ट्रांजिट में कि सर ये जो बीच वाला पोर्ट है यहां पे ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। जब ये गुड्स अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, इंडिया के बाहर पहुंच गए समझ लीजिए, या इंडिया के दूसरे पोर्ट में पहुंच गए, डेस्टिनेशन पोर्ट पे ड्यूटी लिया जाएगा जो गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब जब व्हीकल चेंज नहीं हुआ, कार्निवल ही आया था, कार्निवल ही आया था और सर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन कार्निवल में ही हो रहा है, तो सर उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं। समझ लीजिए यूएस से एक शिप आया कार्निवल, कार्निवल ने क्या किया, 4 कंटेनर यहीं अनलोड कर दिए, लेकिन एक्चुअली 2 ही कंटेनर यहां पे क्लियर होने हैं। बाकी 2 कंटेनर को समझ लीजिए दूसरा शिप, इंडियन शिप है विक्रांत, उसमें लोड करके फर्दर भेजा गया या इंडिया के बाहर भेजा गया। तो सर इसको गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। क्या डिफरेंस है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में? देखिए ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में बस एक ही डिफरेंस है, ट्रांजिट में शिप चेंज नहीं होता, ट्रांसशिपमेंट में शिप चेंज हो जाता है। जब भी आप व्हीकल चेंज कर देते हो सर, जब भी आप कन्वेंस चेंज करते हो उसको हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। जब भी आप वेसल चेंज नहीं करते, बेसिकली आप वेसल चेंज नहीं करते, उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। ट्रांजिट हो चाहे ट्रांसशिपमेंट हो, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो भी गुड्स आगे जा रहे हैं उन पे ड्यूटी आपको डेस्टिनेशन पोर्ट पे देना है, बीच वाले पोर्ट पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। क्या आप लोगों को बेसिक समझ में आया? ड्यूटी जो यहां पे गुड्स क्लियर हो रहे हैं उन्हीं पे देना है, जो गुड्स आगे जा रहे हैं, आगे जहां पे जाएंगे वहां ड्यूटी देना पड़ेगा। सर यहां पे सिर्फ 2 ही गुड्स क्लियर हो रहे हैं तो 2 ही का ड्यूटी लगेगा, रिमेनिंग को आप दूसरे शिप में लोड करके आगे ले जाओगे और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा वहीं ड्यूटी देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को यह थॉट क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं डिटेल में। सुनिए क्या बोल रहा है, डिटेल क्या खत्म हो गया। सर यूएस पोर्ट से एक शिप आ रहा था, अब ये शिप का मास्टर क्या करेगा, कार्निवल शिप है, शिप का मास्टर क्या करेगा, एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा, मैं आ रहा हूं और आपके यहां पे 2 कार्गो लैंड करूंगा, ताकि ये ऑफिसर को मालूम रहे ओके ये आने वाला है, लैंडिंग कार्गो 2 ही है, मुझे जगह 2 के लिए ही बनाना है, रिमेनिंग 2 ट्रांजिट कार्गो है ये बताएगा। ट्रांजिट कार्गो अगर ये बता देता है मतलब बॉटम कार्गो जो नीचे रहने वाला है, जिसको अनलोडिंग नहीं किया जाएगा, तो सर मुंबई पोर्ट वाला ऑफिसर समझ जाएगा ठीक है 2 ही क्लियर होना है, 2 ही का पैसा आना है, बाकी 2 यहां पे अनलोड नहीं किए जाएंगे, वो सेम शिप में आगे जाएंगे और जहां जाएंगे वहां जहां अनलोडिंग होगा वहां बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ड्यूटी दिया जाएगा। अगर इंडिया के बाहर चले गए तो इंडिया में ड्यूटी नहीं लगेगा, ऑस्ट्रेलिया चले गए तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ड्यूटी लेना है या नहीं लेना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उस देखिए क्या बोल रहा है ये सेक्शन नंबर 53 बोलता है गुड्स इन ट्रांजिट, सेम व्हीकल में रहना, सेम वेसल में रहना ट्रांजिट होता है। सर सेम एयरक्राफ्ट, सेम व्हीकल, सेम अगर वेसल में रहता है तो उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। मुंबई पोर्ट के लिए क्या आप मुझे बता सकते हो मुंबई पोर्ट के लिए कितने गुड्स इन ट्रांजिट है? 2 कंटेनर गुड्स इन ट्रांजिट है, जो कंटेनर यहीं पड़े हुए हैं। 2 कंटेनर जो अनलोड हो गए, 4 कंटेनर आए थे, 2 अनलोड हो गए, 2 आगे जा रहे हैं, तो जो 2 कंटेनर पड़े हुए हैं इनको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, और गुड्स इन ट्रांजिट पे डेस्टिनेशन पोर्ट पे ड्यूटी देना पड़ता है। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 53 फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द सेम कन्वेयंस इज ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब सेम व्हीकल, सेम वेसल, सेम एयरक्राफ्ट में अगर आगे जा रहा है गुड्स तो उसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। When any goods imported in a conveyance plus mentioned in the arrival manifest, बाबा ड्राइंग सिर्फ इधर मैंने शिप का बनाया है लेकिन एप्लीकेबल सबके लिए होता है, ठीक है, एप्लीकेबल ये एयरक्राफ्ट, शिप, वेसल सबके लिए है, ठीक है।
एयरक्राफ्ट, शिप, व्हीकल सबके लिए एप्लीकेबल है। सर व्हेन एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेयंस, प्लस आपने मेंशन किया अराइवल मैनिफेस्ट में कि सर, या इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में कि सर ये गुड्स इन ट्रांजिट है विद इन और आउटसाइड इंडिया, तो जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा ना वो ई गुड्स को ट्रांजिट होने देगा, आगे जाने देगा। प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड कन्वेयंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जो गुड्स आपने अनलोड नहीं किए वो गुड्स इन ट्रांजिट है, वो गुड्स इन ट्रांजिट में आपको कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करेगा। आपने जो यहां पे इंपोर्ट मैनिफेस्ट दिया है वही इंपोर्ट मैनिफेस्ट यहां का जो ऑफिसर है उसको चला जाएगा, मतलब सेम इंपोर्ट मैनिफेस्ट आगे चला जाएगा। आपको नया इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स इन ट्रांजिट इज पेएबल एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां देना पड़ेगा। सर इंडिया के बाहर चला गया तो इंडिया के बाहर की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि वो डेस्टिनेशन है, वहां ड्यूटी देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो उसको ही, अगर शिप चेंज हो जाता है तो वो गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट है। देखिए सेक्शन नंबर 54, अगर समझ लीजिए कार्निवल आया, कार्निवल जब आएगा तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में इसने मेंशन कर दिया कि 2 कार्गो लैंड करने वाला हो और 2 कार्गो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, तो ये ऑफिसर समझ जाएगा जगह तो 4 कार्गो की ही चाहिए, 2 लैंड होगा 2 आगे जाएगा। तो सर जो 2 लैंड हो गए वो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है। अब इन कार्गो को अलग शिप में लोड किया जाएगा और इनको आगे ले जाया जाएगा। अलग शिप में जब लोड करोगे तो इस शिप का मास्टर जो है ना ये बोलेगा बेटा बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दिखा, और तब आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दिखाना पड़ेगा ऑफिसर को, तभी आपका गुड्स का लोडिंग किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको अपने ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा, ऑफिसर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट क्लियर करेगा, उसी के बाद आपके गुड्स दूसरे शिप में लोड होंगे और फर्दर आगे जाएंगे या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा चाहे ट्रांजिट हो चाहे ट्रांसशिपमेंट हो, ट्रांजिट में से व्हीकल चेंज नहीं होता सर, ट्रांसशिपमेंट में व्हीकल कन्वेयर चेंज हो जाता है। बस देखिए ड्यूटी आपको डेस्टिनेशन पोर्ट पे ही देना है। देखिए क्या बोल रहा है, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अदर कन्वेयंस इज नोन एज ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेयंस प्लस मेंशन्ड इन द अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट एज फॉर ट्रांसशिपमेंट विद इन और आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो जो ये ऑफिसर है ना ये इन गुड्स को ट्रांसशिप होने देगा विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां पे इन 2 गुड्स को जो यहां लोड करके आगे ले जाया जा रहा है उस पे ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। प्रॉपर ऑफिसर may allow the goods to be transshipped without payment of any duty। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको इन गुड्स को इस शिप में लोड करना है, ये शिप का जो मास्टर है वो तो तभी अलाउ करेगा जब आपके ऑफिसर ने एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट बेसिकली आपको दे दिया है। तो सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। बेसिकली आपको अपने ऑफिसर को बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देना है, उसने अगर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट क्लियर कर दिया तभी आप लोड कर पाओगे गुड्स फॉर ट्रांसशिपमेंट। तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। बेसिकली क्या होगा, जो ये शिपिंग कंपनी है, वो शिपिंग कंपनी क्या करेगा, ऑफिसर के पास जाएगा, एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दिखाएगा और बोलेगा सर ये गुड्स को ट्रांसशिप करना है, दूसरे शिप में डाल के लेके जाना है, तो सर ऑफिसर अलाउ कर देगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी इज पेएबल एट डेस्टिनेशन पोर्ट और स्टेशन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। याद रखिएगा ये ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन नंबर 52 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू बैगेज, गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट और स्टोर्स। BPS पे एप्लीकेबल नहीं होता, बैगेज, पोस्ट और स्टोर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों सर, क्योंकि बैगेज, पोस्ट और स्टोर्स के लिए अलग प्रोविजंस है, तो आपको अलग प्रोविजंस पढ़ने हैं। बैगेज, स्टोर्स एंड पोस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 53 एंड 54 एप्लीकेबल नहीं होता। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, ये जो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट है ये बेसिकली जिसको ट्रांसशिप करना है वो देता है ऑफिसर को, ऑफिसर पास कर देता है। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है, अगर समझ लीजिए इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो सर अगर कोई शिप आता है
और शिप को गुड्स अनलोड करने हैं, फिर अलग शिप में लोड किए जाएंगे और आगे ले जाएंगे, तो उस केस में जो ये प्रॉपर ऑफिसर है ना, इसको आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट नहीं देना पड़ेगा। सर इस केस में मतलब आपको ऑफिसर को बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देके उससे पास करवाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट देना है, काम हो जाएगा। मतलब बार बार बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट पास कराओ ऑफिसर के थ्रू, ये सब हेडेक नहीं रहेगा। यही बोला है यहां पे कि सर डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट, अगर goods being transshipped under an international treaty or an bilateral agreement, इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ए फॉरेन कंट्री, ए डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, मतलब बार बार ट्रांसशिपमेंट के लिए एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देने की जरूरत नहीं है, एक डिक्लेरेशन दिया तो भी काम हो जाएगा। ऑफिसर को बस एक डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दो कि सर मैं इन गुड्स को ट्रांसशिप कर रहा हूं, हो गया बाबा, हो गया। आपको बार बार एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दे के उसको पास करवाने की जरूरत नहीं है, बस जाइए एक डिक्लेरेशन लेके जाइए, उतना ही काफी रहेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, मैंने आपको इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए चैप्टर तो बी ग्रेडेड बोल सकते हो आप, बी ग्रेडेड बोल सकते हो, लेकिन ये जो इंपोर्ट प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाया है ना, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सर क्या आ सकता है? सेक्शन नंबर 129 के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको ये पूछ सकते हैं प्रोसीजर बताइए, प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, ठीक है, प्रोसीजर बताना पड़ सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग क्या होता है। आपसे बिल ऑफ एंट्री का फाइलिंग डेट के बारे में पूछ सकते हैं। आपसे सर डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सर 30 दिनों में अगर गुड्स क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो जनरली इंपोर्ट प्रोसीजर पे ही आता है। ये बी ग्रेडेड चैप्टर है, ये बी ग्रेडेड चैप्टर का ये बी ग्रेडेड चार्ट है, ये ए ग्रेडेड चार्ट है, ये बी ग्रेडेड चार्ट है और ये सी ग्रेडेड चार्ट है, राइट एवरीवन। लेकिन फिर भी इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन मिनिमम पूछ लेते हैं जनरली, ठीक है। आजकल तो एमसीक्यू का जमाना है तो छोटा मोटा 1-2 मार्क का एमसीक्यू तो पूछ ही लेते हैं। लेकिन बाबा अब बस आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है और आपका चैप्टर खत्म। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन, खत्म बाबा, चैप्टर खत्म, डन।